तो यार मैच की स्टार्टिंग होती है टीम के फॉर्मेशन शो करने से, जो कि कुछ ऐसी दिखती थी। और इन फॉर्मेशंस को देख के कोई भी यही अंदाजा लगाएगा कि फ्रांस की टीम से सिर्फ एक स्ट्राइकर है जो कि है लोकी, और जापान की टीम से 2 स्ट्राइकर्स हैं जो कि है सागी और रिन। और क्योंकि हम लोगों को ऐसा लग रहा है तो ब्यूलॉक की टीम भी यही सोच रही होगी, और इसी वजह से ये लोग मात खा जाते हैं। सोच रहे हो कैसे? तो सब पता चलेगा आगे वीडियो में। खैर, हमें कमेंटेटर्स और फैंस बावले होते हुए दिखाए जाते हैं, और इन्हीं दोनों कमेंटेटर्स में से एक पूछता है कि नातू किसान, व्हाट काइंड ऑफ टीम इज अंडर 20 फ्रांस, जिस पे ये बुढ़ाऊ बोलता है कि अगर तुम्हें सिर्फ एक शब्द में जवाब दूं तो दे आर चैंपियनशिप कंटेंडर्स, क्योंकि इनकी जो सीनियर नेशनल टीम है वो वर्ल्ड कप जीत चुकी है, जिस वजह से वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं। और क्योंकि उस टीम में लोकी खेलता है और इस टीम में भी लोकी है, तो ये टीम स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है इस अंडर 20 वर्ल्ड कप की, जिस वजह से इस टीम को ग्रेट गोल्डन जनरेशन भी बोला जाता है फ्रांस का। और ऐसा बोला जाता है कि फ्रांस के लिए आने वाले 10 साल फ्यूचर प्रूफ हैं इस टीम की वजह से, क्योंकि इस टीम में लोकी तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ चार्ल्स और एक न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 भी है। और ये सारी बातें सुन के इस चमचे को समझ में आ जाता है कि जापान आज बहुत तगड़ी टीम से कम्पीट करने वाला है। इसके बाद ये कुछ ब्यूलॉक की बढ़ाई करता है, यानी जापान की, कि किस तरीके से इस बार की जापान टीम उभर के आई है बिकॉज ऑफ ब्यूलॉक, एंड किस तरीके से उन्होंने अपना पहला मैच ही तगड़ी गोल्स 4-0 के साथ जीता है, जिस वजह से सारे जापानीज लोगों को उनकी टीम और उस टीम में प्रेजेंट इसागी यूइची से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और ये टीम सेंटर ऑफ अटेंशन इस वजह से और है क्योंकि नियो ईगोइस्ट लीग हुई थी ना, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है जापान को, या फिर बोलूं ब्यूलॉक को। इसी के साथ हम देखते हैं ब्यूलॉक टीम को फील्ड में एंटर करते हुए, और इनके फील्ड में एंटर करते ही फ्रांस की टीम भी फील्ड में आने लगती है। और इसी दौरान जैसे ही लोकी और सागी की नजर टकराती है तो लोकी बोलता है सागी से, कैसा है इगोइस्ट, जिस पे सागी भी जवाब में बोलता है, तू बता अपना, तू कैसा है प्रोडिजी। एंड दैट्स इट, That's how this conversation ends। इतने में बाकी ब्यूलॉक प्लेयर्स भी चार्ल्स से मिलते हैं, लेकिन चार्ल्स वो सिर्फ एक ही बंदे को ढूंढ रहा था जो कि था शीदो। लेकिन क्योंकि इस मैच के लिए भी स्टार्टिंग लाइनअप में शीदो नहीं था, जिस पर चार्ल्स सरप्राइज कि आज भी शीदो नहीं खेलने वाला क्या? अगर ऐसा है तो फिर तो हम आसानी से जीत जाएंगे। जिस पर रिन भी लाइक कीप टॉकिंग और देखता जा तेरे साथ आगे क्या होता है। और इस तरीके से इन सब लोगों के बीच में कुछ बातें होती हैं। मैच के लिए सारे प्लेयर्स वार्म अप करते हैं और इस मैच के लिए सारे प्लेयर्स और ऑडियंस तैयार हो जाती है, क्योंकि ये मैच कोई आम मैच नहीं था। भले ही ये ग्रुप स्टेज का मैच था, बट इस मैच में ये डिसाइड हो जाएगा काफी हद तक कि वर्ल्ड चैंपियन कौन बनेगा, क्योंकि इन दोनों टीम से ही सबों की एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट ये फाइनल्स नहीं तो सेमीफाइनल्स तक तो जरूर जाएंगे। खैर, इसी के साथ ये मैच स्टार्ट होता है ह्यूगो के साथ, लेकिन ह्यूगो के किक करने से पहले ही पूरी की पूरी टीम ब्यूलॉक के गोल की तरफ दौड़ने लगती है, जो देख के ब्यूलॉक प्लेयर सरप्राइज, हाँ ये क्या हो रहा है, ये आखिर हमारी तरफ क्यों दौड़े चले आ रहे हैं। ना ही इसागी, ना ही बशीरा, ना ही कराजू को समझ में आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और जब सभी लोगों का ध्यान पीछे की तरफ चला जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी फ्रांस टीम उनके पीछे पहुंच गई थी दौड़कर, तो तभी ह्यूगो दौड़ना शुरू करता है और जितने प्लेयर्स डिस्ट्रैक्टेड थे उनकी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के चकमा देते हुए वो भी आगे बढ़ जाता है बॉल को लेके। और ह्यूगो कोई आम प्लेयर्स को चकमा नहीं देता, इस सागी और रिन इन दोनों को चकमा देते हुए आगे बढ़ता है, जो देख के सागी सारे ब्यूलॉक प्लेयर से चौकन्ना होने को बोलता है और जितने ज्यादा हो सके उतने फ्रांस प्लेयर्स को कवर करने की बोलता है। बट अकॉर्डिंग टू ह्यूरी इट वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि पूरी की पूरी टीम ही एक साथ दौड़ रही थी, किस किस को कवर करें भाई। जिस वजह से सागी ह्यूगो को ही रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो उसे रोक लेगा तो वो पास नहीं कर पाएगा। लेकिन शायद ये चीज भी फ्रांस की टीम ने एंटिसिपेट कर रखी थी, क्योंकि सागी के रोकने की कोशिश करने से पहले ही ह्यूगो पास कर देता है और ये पास सीधा लोकी की तरफ बढ़ रहा था। और क्योंकि सब लोगों को पता था कि लोकी ही इकलौता स्ट्राइकर है इनका और बॉल भी उसी की तरफ आ रही है, तो एक नहीं दो नहीं तीनों डिफेंडर्स ब्यूलॉक के लोकी पे ही धावा बोल देते हैं। लेकिन इन डिफेंडर्स को ऐसा करता हुआ देख के लोकी भी लाइक व्हाट अ पिटी, क्योंकि पीछे से आता है चार्ल्स, उस बॉल को रिसीव करता है और बिना मौका दिए गोल कर देता है। और ये चीज होता हुआ देख के सारे डिफेंडर्स, जो कि ब्यूलॉक के डिफेंडर्स प्रेजेंट थे वहाँ पे, उसे सोचने तक का मौका नहीं मिला कि उसे किसे रोकना चाहिए। एंड दैट्स हाउ फ्रांस की टीम एक गोल से आगे हो जाती है, वो भी बिना किसी बसड़ के, सिंपल एंड ईजी तरीके से। लेकिन इस बार फैंस जो थे वो जापान के नहीं फ्रांस के थे, क्योंकि जापान की तरफ से जो लोग थे उनका तो कुछ ऐसा रिएक्शन था। इसके बाद हम चार्ल्स को सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, ह्यूगो को डोंट केयर वाला एटीट्यूड के साथ देखते हैं
और लोकी को कॉन्फिडेंस के साथ देखते हैं, मानो बिना कुछ बोले वो ये बोल रहा है, कहा था ना मैंने। इसके बाद हमें ब्लूलॉक यानी जापान के डिफेंडर्स दिखाए जाते हैं, जो कि काफ़ी शॉक्ड तो थे ही, लेकिन एक्साइटेड भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये मैच रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, नाइजीरिया वाले मैच की तरह नहीं। लेकिन कराजू काफ़ी सीरियस था, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि जिस तरीके से फ्रांस टीम ने गोल किया है वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, यानी एक बार होने के बाद दोबारा ऐसा गोल वो नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में सरप्राइज एलिमेंट बहुत बड़ा है। बिना सरप्राइज एलिमेंट के ये चीज़ नहीं हो पाती। लेकिन ऐसी स्ट्रैटेजी कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो करना अपने आप में ही काफ़ी बड़ी चीज़ है, और हर टीम ऐसा नहीं कर सकती। और इस कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा रीज़न कराजू और हम सबको पता है, दैट इज जूलियन लोकी। इसके बाद रियो सबको डिप्रेशन से बाहर निकालता है अपनी क्लैप्स के साथ और उनसे बोलता है लेट्स चिल, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खेल खेला है उसमें बहुत बड़ा सरप्राइज था, इसलिए ये चीज़ होना पॉसिबल थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, और अगर तुम सिर्फ एक गोल के बाद डिप्रेशन में चले जाओगे तो यही तो फ्रांस टीम का रियल गोल था, हम सबके मेंटल स्टेट पे वार करना। दैट्स व्हाई डू नॉट लूज योर हेड एंड दैट्स हाउ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये लोग एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं कि हाँ सही कह रहा है रियो और वो ये सारी चीज़ें, और इसी बात पे एग्री करते हुए पीछे से सागी आता है और बोलता है दैट रियो इज राइट, क्योंकि हमारे पास वो प्लान्स भी तो हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं तब जब हम एक पॉइंट से पीछे हों, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो ऑर्डर्स दिए गए हैं जिस सिचुएशन के लिए हमें वही फॉलो करने हैं। और ईसाई को देख के इन लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है, था ही नहीं क्या समझने लग गए ईसाई को। लेकिन ईसाई पता मन ही मन क्या बोल रहा था, डोंट पैनिक ब्लूलॉक, डोंट पैनिक इसागी योइची, मतलब इसागी की भी थोड़ी बहुत ही सही लेकिन फट रही थी। एंड दैट्स हाउ मैच फिर से स्टार्ट होता है जापान की किक के साथ, जिसमें कि रिन और इसागी एक दूसरे को पास करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, और इसी तरह वो लोकी को चकमा देते हैं। चार्ल्स रोकने पहुंचता है तो उसे भी चकमा दे देते हैं, क्योंकि बेसिकली था क्या कि इन लोगों ने पिछला मैच देखा था और इन लोगों को लग रहा था कि इसागी और रिन ही एक दूसरे को पास करते हुए आगे बढ़ेंगे, और इसी का फायदा उठाने की कोशिश चार्ल्स कर रहा था। बट फ्रांस की टीम को क्या पता था कि ब्लूलॉक की टीम को भी पता है, वो लोग इनके मैच को देख के ही आ रहे हैं, इसलिए वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर चुके थे ऑलरेडी। दैट्स व्हाई रिन इसाई को पास ना करके शिगरी को पास करता है, जिस पर चार्ल्स शॉक्ड, और शिगरी को भी फ्रांस का एक प्लेयर फॉलो कर रहा था। बट शिगरी गोल के काफी ज्यादा पास पहुंच के राइट से पास करता है रियो को, एंड रियो एक तगड़ी जंप के साथ अपने आसपास तीन फ्रांस के प्लेयर्स को एनालाइज करता है, और भाई साहब अपनी कॉपी स्किल के थ्रू, पता है किसे कॉपी करता है, कुनिगामी को, क्योंकि कुनिगामी को ही एक तगड़ा हेडर देते हुए हमने देखा है पिछले मैचेस में, और वही चीज़ यहाँ पर रेप्लिकेट की जा रही है। एंड बाय दिस हेडर बॉल जाती है साई के पास, जो कि सही लोकेशन पर तैयार था और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हंस रहा था। बट उसका कॉन्फिडेंस एक नाइटमेयर में बदल जाता है जब वो बगल से निकलते हुए देखता है ह्यूगो को, जिसको कि ईसाई का सारा प्लान पता था और वो उसी को फॉलो कर रहा था तब से। लेकिन ईसाई को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस पर कोई नजर गड़ाए बैठा है, और ईसाई को एक पुश के थ्रू रोकते हुए ह्यूगो बोलता है यू हैव गॉट अ गुड टीम ब्लूलॉक, हाउएवर यू इसागी योइची, तुम्हारा जो वेपन है वो बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि उस वेपन को भले ही कोई सामने से नहीं रोक सकता, क्योंकि पता नहीं है किस पैर से तुम किक करोगे, बट तुम्हारे किक करने से पहले ही अगर तुम्हारी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो तुम उस वेपन का यूज कर ही नहीं सकते, और डायरेक्शन चेंज करने के बाद अगर तुम गोल करने की कोशिश भी करते हो तो भी तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई वेपन है नहीं। और ये चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग थी यार, क्योंकि पूरे नियो ईगोइस्ट लीग में कोई भी ईसाई के वेपन का तोड़ नहीं निकाल पाया है। लेकिन ईसाई शायद भूल चुका था कि सिर्फ ब्लूलॉक प्लेयर्स ही स्मार्ट नहीं है, न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 के प्लेयर भी काफ़ी स्मार्ट है। भले ही वो तुरंत मैच में इस गोल का तोड़ नहीं निकाल पाए थे, बट काफ़ी टाइम तक एनालाइज करने के बाद 100% कोई ना कोई तोड़ निकल सकता है इन सारे वेपन्स का। और वही चीज़ ह्यूगो ने की है, अपने लॉजिक से ईसाई के वेपन को क्रश किया है। और यही चीज़ रियलाइज़ करने के बाद ईसाई अंधेरे में चला जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि 2 गन वोली तो ह्यूगो ने क्रश कर ही दिया था ईसाई का। साथ ही साथ नाइजीरिया के अगेंस्ट में जिस तरीके से ईसाई ने पीछे घूम के गोल किया था उसका रास्ता ही बंद कर दिया ह्यूगो ने। साथ ही साथ सामने जिन लोगों को ईसाई पास कर सकता था उनको पास करने का भी रास्ता ह्यूगो ने बंद कर दिया। एंड दैट्स हाउ ह्यूगो मेंटल प्रेशर बनाने लग जाता है ईसाई पे कि अब क्या करेगा रे तू, क्योंकि अगर मैं तुझे क्रश करता हूँ तो ब्लूलॉक तो अपने आप ही मर जाएगा। जिस पे साई घूमता है और कॉन्फिडेंस के साथ ह्यूगो से ही बोलता है शट अप, तुझे पता नहीं है तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, और कितने लोगों को मैं ऑलरेडी डिवोर कर चुका हूँ, तू भी उन्हीं में से एक है। और तुझे शायद पता नहीं है
कि मैं सब कुछ दांव पे लगा सकता हूँ नंबर 1 बनने के लिए। जिसपे ह्यूगो बोलता है नंबर 1 तुम तो नंबर 2 के लिए ज्यादा सूटेबल हो। जिसपे इसागी शॉक्ड और इतने में ह्यूगो बॉल को लेके निकल जाता है और इसागी मुंह देखता रह जाता है। और भाई साहब इस तरह ह्यूगो अपने पहले ही प्ले में इसागी की इतनी तगड़ी बेइज्जती कर देता है, लिटरली उसके पैरों के नीचे से बॉल लेके निकल गया यार। और इससे पहले कि इसागी कोशिश करता बॉल छीनने की, ह्यूगो पास कर देता है। और ये पास कोई छोटा मोटा पास नहीं था, ये पास काफी लॉन्ग पास था और डायरेक्टली लोकी की तरफ था, रिन और कराजू के बीच से होते हुए। जिस वजह से कराजू टेंशन में आता है क्योंकि एक तो लोकी की तरफ पास है, ऊपर से लोकी उनके गोल के काफी ज्यादा पास है। तो इसलिए अगर लोकी बॉल रिसीव करता है तो उनके अगेंस्ट में गोल होने के चांसेस भी 90% से ऊपर होंगे। लेकिन सही टाइम पे एंट्री लेता है अपना मशरूम बॉय निको, जो कि सिर्फ अपनी एक आंख दिखाते हुए उस पास को इंटरसेप्ट कर देता है और बॉल को स्टील कर लेता है। लेकिन लोकी वो शौक नहीं था, हल्का सा रिएक्ट कर देता है वेल बोलते हुए, क्योंकि यार वी ऑल नो भले ही निको ने डेंजरस स्पॉट प्रेडिक्ट करके ये पास इंटरसेप्ट कर दिया हो, लेकिन लोकी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी और बंदा सीरियसली ले ही नहीं रहा इस मैच को स्टार्टिंग से। बट डोंट वरी, अगले चैप्टर में लोकी सीरियस होगा। अब ऐसा क्यों है वो तो मैं आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल निको पास करता है बॉल को और ये पास इसागी की तरफ नहीं था, क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड था कि जब इसागी को रोकने वाला अपीयर हो जाए फील्ड में और इसागी गोल ना कर पाए, उसे बिल्कुल ही शट डाउन कर दिया जाए, तो ब्लू लॉक को अपना अटैकिंग पैटर्न बदलना होगा। अपने कैलकुलेटिव टीम प्ले से हट के सोलो स्किल के बेसिस पे खेलना होगा। जिस वजह से ये पास जा रहा था बेस्ट ड्रिबलर के पास यानी बशीरा के पास, जो कि एक प्लेयर को चकमा दे के आगे बढ़ भी जाता है, लेकिन उसे सामने से रोकने पहुंच जाता है कामस, जो कि ऐसा लग रहा था कि बशीरा को पहले से जानता था, नॉट बाय हिज नेम, क्योंकि बशीरा का भले नाम उसे ना पता हो लेकिन उसका नंबर जरूर पता था। और ये चीज हमें शो भी करी जाती है क्योंकि बशीरा जब चकमा देके आगे बढ़ रहा होता है तो ये बंदा अच्छे तरीके से कीप अप कर लेता है बशीरा के साथ, इनफैक्ट उसे रोक भी देता है। जिस वजह से बशीरा समझ जाता है कि ये बंदा स्पेसिफिकली मेरे प्लेइंग स्टाइल को स्टडी करके आया है, इसलिए उसने इतनी आसानी से बशीरा को रोक दिया। और ये चीज कंफर्म करने के लिए वो अपनी ड्रिबलिंग के थ्रू दोबारा चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगेन कामस उसके रास्ते में आके खड़ा हो जाता है। जिस वजह से बशीरा के पास और कोई चारा था नहीं, तो वो पास करता है शिगरी को, जिसपे कामस शॉक्ड, जिसके बाद शिगरी अपनी स्पीड का यूज करने को तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बॉल रिसीव करके स्पीड अप कर पाता, उसका इंतजार भी एक रैंडम प्लेयर कर रहा था जिसका की नाम था लेडन, जिसकी भी स्पीड शिगरी जैसी ही फास्ट थी। जिस वजह से शिगरी कितनी भी स्पीड बढ़ा ले, ये बंदा आसानी से कीप अप कर रहा था उसके साथ। और इन दोनों प्लेस से यानी बशीरा और शिगरी की प्लेस से हमें पता चलता है कि इन दोनों का काउंटर अटैक फ्रांस की टीम के पास था। इनफैक्ट सारे प्लेयर्स का कोई ना कोई काउंटर अटैक इस टीम के पास होगा। नंबर 1 टीम वैसी ही थोड़ी कहलाई जा रही है अंडर 20 में, एंड आई एम श्योर ये सारी चीजें तुमने सोची नहीं होंगी, इसागी ने भी नहीं सोची थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुछ गिने चुने प्लेयर्स ही बढ़िया हैं फ्रांस के, जो कि कैपेबल है बुलडॉग की टीम के अगेंस्ट में खेलने के लिए। लेकिन उनका अंदाजा बिल्कुल गलत, क्योंकि बुलडॉग की सारी ट्रिक्स एक के बाद एक फेल हो जा रही थी। एंड सून इसागी रियलाइज कर जाता है कि फ्रांस की टीम उनसे हर तरीके में आगे, टीम वर्क के थ्रू वो खेल रहे थे, उसमें भी फ्रांस की टीम ने फाड़ के रख दी। और अब जब वो सोलो स्किल्स का यूज कर रहे हैं, उसमें भी इनका अपर एंड है। इतने में पीछे से ह्यूगो आता है और चलते मैच में ही इसागी से बातें करने लग जाता है, जैसे कि फ्री टाइम है इन लोगों का। बेसिकली वो बात करता है इसागी से डेस्टिनी के बारे में और सूटेबिलिटी के बारे में, यानी जो चीज़ तुम्हारे पास पहले से है, जो सूटेबल चीज़ें हैं जिनमें तुम अच्छे हो, अगर तुम उन्हीं में वर्क करते हो तो डेस्टिनी तुम्हारी मदद करती है। बट अगर तुम उनके अगेंस्ट में चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश करते हो तो वही डेस्टिनी तुम्हारा अपोज करती है, क्योंकि जन्म के साथ ही हर बंदा डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ पैदा होता है, बेस्ड ऑन फिजिक, पर्सनैलिटी, टैलेंट, एवरीथिंग। हर चीज़ अलग होती है, कोई भी दो बंदे सेम हो ही नहीं सकते। और यही चीज़ बेसिक एबिलिटीज डिसाइड करती हैं किसी भी ह्यूमन की, और जो एबिलिटीज इनसे निकल के आती हैं वो सूटेबल लाइफ डिसाइड करती हैं किसी भी बंदे की। लाइक हॉर्सेस कैन रन फास्ट, बर्ड्स कैन फ्लाई, क्योंकि वो ये चीज़ें करने के लिए ही पैदा हुए थे, और जब वो ये चीज़ें करते हैं तो आसानी से कर पाते हैं बिना कुछ ज़्यादा सीखने में मेहनत करे। बट ह्यूमंस आर डिफरेंट, वो उन चीज़ों को कई बार चेज करने में लग जाता है जो कि उसके लिए सूटेबल है ही नहीं, जिस वजह से डेस्टिनी उसका अपोज करती है और उसे बहुत सारे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद ये दोनों खेलना भी शुरू कर देते हैं लेकिन फिर भी ये बंदा नहीं रुकता, लेक्चर पर लेक्चर दिए जा रहा है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी को ड्रीम नहीं देखना चाहिए, देखो, लेकिन नॉट बायॉन्ड योरसेल्फ, क्योंकि अगर तुम किसी शेर को उड़ने की कोशिश करते हुए देखते हो तो तुम उससे इंस्पायर होगे या फिर उसे पागल समझोगे।
सेम केस ह्यूमंस के साथ है। दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू लिव लाइक नेचुरल। क्योंकि अगर हर कोई इस वर्ल्ड में सूटेबिलिटी के हिसाब से जीता है तो ये वर्ल्ड काफी ज्यादा इफिशिएंटली चलेगा और दुख, दर्द, पीड़ा सब खत्म हो जाएगी। और इसी के बाद काफी ज्यादा सीरियस लुक के साथ अपनी बात को एंड करते हुए ह्यूगो ये बोलता है दैट दिस इज माय फिलॉसफी ऑफ सूटेबल डेस्टिनी थ्योरी। एंड इसके रिप्लाई में इसागी काफी बैडएस लुक के साथ बोलता है तो मैं क्या करूँगा, इतनी ज्यादा घुमा फिरा के क्या बात कर रहा है? तेरे कहने का मतलब यही तो है कि मेरे स्पेक्स जो हैं वो एक स्ट्राइकर के लिए नहीं है बल्कि एक मिडफील्डर के लिए मेरे स्पेक्स ज्यादा सूटेबल हैं। तो ये चीज तो मेरे लिए काफी ऑब्वियस है, पहले से पता थी मुझे। इतने में इसागी की तरफ बॉल पास करी जाती है और ह्यूगो इसागी से पूछता है देन व्हाई डू यू परसिस्ट इन लिविंग सो अनसूटेबली। जिसके बाद इसागी बॉल रिसीव करते हुए दोबारा पास करते हुए बोलता है ह्यूगो से दैट ये चीज मुझे ब्यूलॉक ने सिखाई है कि तुम अपने ईगो के साथ अपनी डेस्टिनी को भी रिराइट कर सकते हो। और शायद इसागी के इसी मेंटलिटी की वजह से, उसके स्पेक्स की वजह से साई तोशी को इसागी में उम्मीद दी गई थी जापान फुटबॉल को चेंज करने की, क्योंकि वो खुद भी एक मिडफील्डर है। लेकिन उसने रियलिटी को माना और मिडफील्डर ही बना, जबकि वो स्ट्राइकर बनना चाहता था। लेकिन इसागी मिडफील्डर के स्पेक्स होने के बावजूद एक स्ट्राइकर बनने के लिए परस्यू कर रहा है और रिन उसके पास स्ट्राइकर्स के स्पेक्स हैं, इसलिए स्ट्राइकर बनने के लिए ही वो परस्यू करेगा। और इसी वजह से रिन और सागी में से साई को इसागी ज्यादा इंप्रेसिव लगा था क्योंकि वो डेस्टिनी के अगेंस्ट में जा रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब हमने पहला एपिसोड देखा था जिसमें कि इसागी बॉल पास कर देता है तो मुझे लगता है कि इसागी शायद एज अ मिडफील्डर खेल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे भी उसे पता होगा उसके स्पेक्स जो हैं, उसकी एबिलिटी जो है मिडफील्डर के लिए ज़्यादा सूटेबल है। और यही बंदिश ब्यूलॉक के पहले एपिसोड में टूट जाती है, ईगो तोड़ के रख देता है। खैर, इस दौरान इसागी ने जो बॉल पास करी थी वो की थी रिन को, जो कि बॉल रिसीव करते हुए बोलता है बस अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। लेकिन भैया इतना आसान भी नहीं था ऐसा करना, क्योंकि उसके सामने आके खड़ा हो जाता है लोकी कि इतनी आसानी से नहीं बच्चे। इसके रिप्लाई में रिन भी बोलता है कि अच्छा ऐसा क्या डम्बैस। एंड मुझे लग रहा था कि इन दोनों के पीछे थोड़ा कंपटीशन होगा, कौन किससे आगे निकलता है, कौन किसको चकमा देता है। बट रिन आसानी से लोकी को नटबैक करते हुए आगे बढ़ जाता है, बट लोकी अगेन अपनी स्पीड का फायदा उठा के कीप अप कर लेता है और रिन को रोक के अगेन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक रिन काफी ज्यादा पास पहुंच चुका था फ्रांस के गोल के, इसलिए वो स्कोरिंग शॉट लेता है। बट क्योंकि लोकी रिन के सामने खड़ा था इसलिए रिन के पास काफी कम ऑप्शंस थे गोल करने के, और यही लोकी का प्लान था, रिन के ऑप्शंस को लिमिट करना, क्योंकि बाकी ऑप्शन को संभालने पहुंचा था ह्यूगो सरप्राइजिंग सेव के साथ। एंड दैट्स हाउ फ्रांस की टीम गोल होने से बचा लेती है। और ये सब देख के पब्लिक पागल हो जाती है। और इसागी जो ये सारी चीजें होते हुए देख रहा था दूर से, कंप्लीट अंधेरे में था कि इस बंदे ने रिन के मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करके गोल सेव कर लिया, वो भी रिन के सिर्फ एक ही प्ले में। इज दिस गाय फॉर रियल? इसने मुझे रोका, लोकी का यूज किया रिन को रोकने के लिए और फ्रांस का गोल होने से बचा लिया। और सिर्फ यही नहीं, फ्रांस के हर एक प्लेयर को पता है कि उसे कौन से ब्लॉक प्लेयर को रोकना है, किस पे फोकस करना है। और तब जाके साई को समझ में आता है कि फ्रांस की टीम कोई आम टीम नहीं है, ये टीम एक परफेक्ट एग्जांपल है जब टैलेंट अपनी सही प्लेस पे सही तरीके से वर्क कर रहा हो एंड एज अ रिजल्ट 100% परफॉर्मेंस निकल के आ रही हो, जिस वजह से सागी अंदर ही अंदर घबराने लग जाता है। कैन दे रियली विन अगेंस्ट फ्रांस? इसके बाद ह्यूगो जो चीज 2-3 चैप्टरों से करता हुआ आ रहा है फिर से वही चीज करना चालू कर देता है, इस आगे की फाड़ना, ये बोलते हुए दैट यू गाइज आर स्ट्रॉन्ग ब्यूलॉक, क्योंकि जापान के टीम वर्क और इंडिविजुअल फिलॉसफीज को मिक्स करके ये जो तुम्हारे कोच ने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, हेड्स ऑफ टू दैट। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की नींव ही काफी यार रिस्की थी, वर्ल्ड्स नंबर 1 स्ट्राइकर बनाना एक ऐसी कंट्री से जहां पर कि एक नॉर्मल ढंग का स्ट्राइकर भी निकल के नहीं आता है। और जिस बंदे ने ये सारी चीजें स्टार्ट की हैं, यानी ईगो, आई रेस्पेक्ट हिम, बट दिस इज एज फार एज यू कैन गो, क्योंकि टैलेंट 66%, एनवायरमेंट 33% एंड लक 1%, ये सारे रेशियोज होते हैं किसी भी मैच को जीतने के, एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ब्यूलॉक के केस में पता क्या है, ब्यूलॉक हर बार किसी ना किसी तरीके से ये लक का जो 1% है इसको निकाल के ले आता है। और ब्यूलॉक की ऐसा करने में मदद करता है सिर्फ एक बंदा, जिसका की नाम है इसागी योइची। लेकिन चिंता मत करो, इस मैच में वो लक तुम्हारा काम नहीं आने वाला, और ऐसा 100% हो ये चीज मैं मेक श्योर करूंगा। एंड अल्टीमेटली वी विल क्रश ब्यूलॉक।
जो सुन के साई का दिमाग खराब हो जाता है, फ्रस्ट्रेट महसूस करने लग जाता है और ये बोलता है शट अप, पहले कर फिर जाके बोल। जिसके रिप्लाई में ह्यूगो ये बोलता है देखा देखा, यही फ्रस्ट्रेशन प्रूफ है कि मेरी जो बात है वो बिल्कुल सही है। जिस पे इसागी बिल्कुल चुप। सही में यार, कैन यू इमेजिन, इसागी जो दूसरों को चिढ़ाता है आज उसे भी चिढ़ाने वाला कोई मिल गया है। लेकिन ह्यूगो यही नहीं रुकता, वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि इस वक्त ब्यूलॉक जो है वो सीरियसली डिपेंडेंट है सिर्फ एक बंदे पे, इसागी यूइची पे, क्योंकि तुम्हारे ही एंडलेस न्यू आइडियाज ब्यूलॉक को पावर अप देते हैं। बट इसका मतलब ये भी है दैट यू आर नॉट अलाउड टू स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप इवॉल्विंग, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पूरी की पूरी ब्यूलॉक टीम ढह जाएगी। और यही जो प्रेशर है तुम्हारे अंदर इम्पेशेंस क्रिएट करता है, और इसी इम्पेशेंस की वजह से तुम्हारे जो मूवमेंट्स है, तुम्हारा जो प्लान है काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है। That's why you can be easily crushed। और जैसे जैसे ह्यूगो अपनी बात को कंटिन्यू करता है ना, इसाई को ये रियलाइज होता है कि ह्यूगो की बातें काफ़ी हद तक सही हैं, क्योंकि जो जो चीज़ें वो बोल रहा था वही इसागी महसूस कर रहा था, वही उसके माइंड में चल रहा था। ह्यूगो ये भी बोलता है कि अगर तुम ऐसी सिचुएशन में प्रेशर महसूस करते हो जिसकी वजह से तुम क्रश हो जाते हो तो तुम नंबर 1 बनने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि ऐसी पोजीशन में तो एक नंबर 1 माइंडसेट वाला बंदा प्रेशर की जगह जॉय फील करता है, एंजॉय करता है ऐसे मूवमेंट को, क्योंकि नंबर 1 माइंडसेट वाले बंदे के माइंड में हमेशा ऐसा रहता है कि ये सारी चीजें, ये फेम, ये पैसा, ये सारी चीजें मिलना तो उसके लिए ऑब्वियस थी, बिकॉज ही इज बोर्न टू बी द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और क्योंकि तुम नंबर 1 नहीं हो इसलिए इतना प्रेशर महसूस कर रहे हो। और वही लोकी, तुमने कभी देखा है उसे प्रेशर लेते हुए? फिलहाल वो नंबर 1 नहीं है भले ही, लेकिन तुम इमेजिन कर सकते हो लोकी को प्रेशर में, क्योंकि उसका माइंड, उसकी बॉडी परफेक्ट सिंक में है। और अगर वो नंबर 1 बन भी जाता है ना तो उसकी परफॉर्मेंस कम तो बिल्कुल नहीं होगी, भले ही इंप्रूव जरूर हो जाए, बिकॉज ही इज बोर्न टू बी द नंबर 1। अब यहाँ पे पॉज लेके तुम लोगों से मैं ये चीज पूछता हूँ, तुम्हें किस हद तक ह्यूगो की बातें सही लग रही हैं? टू बी ऑनेस्ट मुझे तो काफी हद तक सही लग रही हैं, क्योंकि नेचुरली गिफ्टेड बंदे को जब सब कुछ नेचुरली मिल जाता है ना तो उसे कभी भी बहुत ऊंचाई पे भी प्रेशर महसूस नहीं होता। लेकिन सेम केस एक ऐसे बंदे के साथ भी है जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है, नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा मेहनत करता है, तब जाके उसे वो सारी चीजें मिलती है। एंड वो मेहनत उसके लिए कॉन्फिडेंस की तरह काम करती है, इस वजह से उसे भी प्रेशर महसूस नहीं होता ऊंचाई पे। एटलीस्ट मेरा तो यही मानना है। तुम लोगों का क्या कहना है? लेट मी नो इन कमेंट्स। और इसके बाद भी ह्यूगो की बातें खत्म नहीं होती, बल्कि वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये भी बोलता है कि भले ही लोकी नंबर 1 बन जाए लेकिन नंबर 2 स्पॉट मेरा है। जिस पे सागी शॉक्ड, क्योंकि नंबर 2 के लिए कोई एम कर रहा हो ऐसा तो उसने आज तक कोई नहीं देखा। लेकिन इसके बाद जो ह्यूगो बोलता है वो चीज काफी ज्यादा रिलेटेबल थी सागी के लिए। दैट इज कि वो नंबर 2 स्पॉट के लिए एम नहीं कर रहा है, बल्कि he is talking about a position from where he can manipulate organization, teams, everything। यानी एक ऐसा बंदा जो कि नंबर 1 को किसी भी और बंदे से ज्यादा समझता हो। और क्योंकि सागी एक टैलेंट लर्नर है तो उसके लिए काफी ज्यादा नेचुरल स्पॉट है। यानी सीधा सीधा तुम कह सकते हो कि ह्यूगो नंबर 1 स्पॉट के लिए ही एम कर रहा है, लेकिन टैलेंट लर्नर के सारे ग्रुप में नंबर 1 बनना चाहता है वो, नॉट ऑल स्ट्राइकर्स, क्योंकि उसका मानना यह है कि टैलेंट हमेशा ऊपर रहता है नेचुरल लर्नर से। जिसके बाद ह्यूगो सीधे सीधी धमकी देता है सागी को कि कम सागी यूइची, कम एंड बी द नंबर 2, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही तुम्हारी ये टीम इवॉल्व कर पाएगी। लेकिन अभी भी अगर तुम नंबर 1 बनने के पीछे भागोगे तो आज इस मैच में ब्लॉक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बस हमें पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके इस बार जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया था, क्योंकि बशीरा जब कॉर्नर किक लेके शॉट मारता है तो सागी में वापस कॉन्फिडेंस जग जाता है और वो ह्यूगो से ये बोलता है शट अप, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ब्लॉक को रोक सकते हो देन गो अहेड एंड ट्राई। और ऐसा ही बोलते हुए काफी सारे ब्लॉक प्लेयर्स फ्रांस के गोल के पास अपनी पोजीशन सेट कर लेते हैं, लेकिन ये किक उन प्लेयर्स के पास नहीं थी बल्कि दूसरे प्लेयर ह्यूरी की तरफ थी जो कि साइड में था बशीरा के। और ऐसा पास देख के चाल सरप्राइज होता है कि इन्होंने इतना अच्छा मौका छोड़ क्यों दिया, आसानी से गोल करने का ट्राई कर सकते थे यहाँ पे। लेकिन फ्रांस का ही गोली चिल्लाते हुए बोलता है रिलैक्स मत करो, क्योंकि ये कोई सिंपल क्रॉस नहीं है। और इतने में हमें शो कराया जाता है कि ह्यूरी पास को रिसीव करता है और शॉट मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको शॉट मारने से रोकने के लिए लोकी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। और क्योंकि ह्यूरी के पास ज्यादा टाइम नहीं था, लोकी के पहुंचने से पहले उसे शॉट मारना था, इसलिए उसके शॉट के अकॉर्डिंग सारे प्लेयर्स अपनी अपनी पोजीशन सेट कर लेते हैं, ये सोचकर के ह्यूरी उनको पास करेगा। बट लोकी ह्यूरी को रोकने पहुंच जाता है और ह्यूरी उससे बॉल सेव करने में कामयाब होकर बशीरा को वापस बॉल पास कर देता है।
और जब बशीरा गोल के काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है तो उसके सामने सिर्फ एक गोल ही था और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा ही लग रहा था कि बशीरा गोल करने का ट्राई करेगा, लेकिन नहीं, वो पास करता है साइड में जहां पर कि रियो था, क्योंकि बशीरा को चारों तरफ से घेर लिया गया था। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था उसके पास, पास करने का। और रियो कितना खतरनाक प्लेयर है ब्लूलॉक का, तुम इस चीज का अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि उसे रोकने छोटा मोटा प्लेयर नहीं, खुद ह्यूगो आता है और उससे ये बोलता है नो शूटिंग फॉर यू कॉपी मशीन, जिस पर रियो सरप्राइज होने का नाटक करता है और हंसते हुए उससे ये बोलता है शूटिंग, ये क्या बोल रहे हो तुम, मैंने तो प्लान ही नहीं किया शूट करने का। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि रियो बशीरा के दिए हुए पास को तो रिसीव ही नहीं करता, उसे इग्नोर कर देता है और बॉल अपनी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए पहुंचती है ठीक इसागी के पास। और इसागी बॉल रिसीव करने की तैयारी करते हुए ह्यूगो से बोलता है, अरे भाई तूने तो बोला था कि तू मुझे लॉजिक से हराएगा, यू सेकंड बेस्ट बास्टर्ड। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये पैनल देख के मैं काफी सरप्राइज था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब इसागी को मौका ही नहीं मिलेगा कुछ टाइम तक, लेकिन उसे फिर मौका मिलता है एंड अगेन वो फील होता है। पता है कैसे? क्योंकि उसको इंटरप्ट करने पहुंच जाता है चार्ल्स, और क्योंकि इसागी डायरेक्ट शॉट मारने में ही अच्छा है और यहाँ पर भी वो डायरेक्ट शॉट मारने की ही तैयारी कर रहा था, तो चार्ल्स का इंटरप्शन काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। क्योंकि डायरेक्ट शॉट में क्या है ना, तुम थोड़ा सा भी प्लेयर को हिला दो तो पूरा का पूरा शॉट बिगड़ जाता है। और इसी वजह से वो इसागी को इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, तुमको सिर्फ एक प्लेयर स्पॉट नहीं कर रहा है, पूरी की पूरी टीम में ये अनाउंस किया गया है क्लियरली कि सबसे एनोइंग स्पॉट पर नजर रखनी है हमेशा में, एंड दैट इज इसागी यूचीज लोकेशन। जहां पर इसागी है वहां पर तो उन्हें ढंग से नजर रखनी ही रखनी है, एंड स्पेशली ह्यूगो के ना रहने पर ये टास्क मुझे दिया गया है। और इसी वजह से इसागी टेंशन में आ जाता है कि अब क्या करे वो। और जब रिन सामने पहुंचकर उससे पास मांगने को बोलता है तो तभी इसागी के मन में ह्यूगो की बातें रिपीट करने लगती हैं, जिस वजह से वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस करने लगता है और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो शॉट मार देता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा मुझे डेस्परेशन लग रही थी। इसागी इतना ज़्यादा पागल है नंबर 1 बनने के लिए कि वो नॉर्मली जैसा खेलता है वैसा भी नहीं खेल पा रहा है इस मैच में। और इसी वजह से वहाँ पे प्रेजेंट मेजर प्लेयर्स सरप्राइज्ड थे कि लॉजिकली सोचने वाला इसागी ऐसा डिसीजन ले रहा है। एंड रेन और बशीरा जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इनका पूरा मतलब ये है यू गॉन मैड। खैर, ये शॉट कोई मेजर प्लेयर नहीं रोकता, क्योंकि इस शॉट को रोकता है गोली। और पता है वो ऐसा कैसे कर पाता है? क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसागी को प्रिडिक्ट करना एक एवरेज प्लेयर के भी बाएं हाथ का खेल है। और इस सेव के साथ इसागी की फटके 4, और साथ ही साथ कमेंटेटर्स और ऑडियंस की भी, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मोस्ट पॉपुलर प्लेयर जापान का ऐसा खेल रहा है। इसके बाद ह्यूगो फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है, चूंकि इसागी को नीचा दिखाना, क्योंकि अभी तक वो 2 बार सही प्रूफ हो चुका है, तो भैया इसागी के सिर पे तो नाचेगा ही ना वो। और इस बार वो इसागी से ये बोलता है कि विदाउट 2 गन वोली यू आर जस्ट अ एवरेज प्लेयर विद डायरेक्ट शॉट, और अगर तुम ऐसा ही खेलते रहे तो ब्लॉक को हारने से कोई नहीं रोक सकता, और ऐसा होने के पीछे का रीजन हो गया तुम। दैट्स व्हाई इट्स टाइम टू वेक अप इसागी यूइची, अपनी औकात याद रख एंड जस्ट ओबे योर डेस्टिनी। और इस बार इसागी लिटरली कुछ भी नहीं बोल पाता, और इसागी के साथ साथ बाकी प्लेयर्स भी डिप्रेस्ड थे कि अब क्या करना चाहिए उन्हें, बिकॉज दे कांट यूज इसागी यूइची नाउ। लेकिन तभी अचानक से लास्ट पैनल में हमें कराजू शो कर दिया जाता है, जिसमें पता नहीं क्या ही आग लग रही थी, क्योंकि इसागी के गोल शॉट फेल होने के बाद बॉल चली जाती है फ्रांस के गोली के पास। सीधा उस बॉल को फेंकता है लोगे की तरफ, जो कि ब्लॉक के गोल की तरफ बढ़ रहा था। और यही चीज देख के ब्लॉक के डिफेंडर्स की फटके 4 हो जाती है और वो चिल्लाने लगते हैं, कोई बॉल जाने से रोको लोगे के पास, कोई लोगे को रोको, वी हैव टू स्टॉप हिम राइट नाउ नो मैटर व्हाट। और ऐसा नहीं है ब्लॉक के प्लेयर्स ट्राई नहीं करते, रेन स्पेशली कीप अप करने की कोशिश करता है लोगी के साथ, क्योंकि वही सबसे ज्यादा क्लोज था। लेकिन जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस था वो बढ़ता ही जा रहा था। ऑब्वियसली यहाँ पर लोगी की बात हो रही है, फास्टेस्ट प्लेयर नोन इन ब्लॉक एनीमे। और ये सारी चीजें होता हुआ देख के ब्लॉक के प्लेयर्स ही नहीं, आनरी भी होपलेस महसूस करने लगती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनकी सारी स्ट्रेटेजीज एक एक करके फेल होती जा रही है फ्रांस के सामने, क्योंकि उनका हर आने वाला स्टेप फ्रांस की टीम पहले ही रीड कर लेती है। इसके बाद वो ईगो से ही पूछती है क्या उनके पास कोई प्लान नहीं है, व्हाट अबाउट सब्स्टिट्यूशन, क्या करना चाहिए उन्हें। लेकिन ईगो कुछ भी नहीं बोलता, पता ही नहीं है चूहा क्या सोच रहा है। खैर, इतने में लोकी बॉल रिसीव कर लेता है और अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा के तेजी से दौड़ने लगता है गोल की तरफ। और ये चीज लोकी इतनी स्पीड से करता है कि सामने से भी उसे कोई प्लेयर नहीं रोक पा रहा था। और इसी प्ले को देख के तुम समझ सकते हो लोगी के
कि वो बंदा सीरियसली खेल ही नहीं रहा था अभी तक, और शायद अभी भी फुल पावर नहीं लगा रहा। डेट्स वाई शिगरी और कराजू ये दोनों मिलके लूकी को रोकने में कामयाब होते हैं और उससे बॉल स्टील कर लेते हैं। लेकिन पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या थी? शिगरी इस ब्लॉक को भी तुक्का ही समझता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लूकी की स्पीड तो ज्यादा है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी स्किल्स भी काफी अच्छी हैं, स्पेशली उसका कॉन्टैक्ट प्ले, जिसमें कि वो किसी भी तरीके की रुकावट को इग्नोर कर सकता है बॉल को कंट्रोल करते हुए। बट क्योंकि कराजू सरप्राइज एंट्री लेता है, इसलिए लूकी बॉल को कंट्रोल में नहीं रख पाया। और सिर्फ शिगरी नहीं, कराजू भी कुछ ऐसे ही सोच रहा था। उसका भी यही मानना था कि शिगरी चैलेंज कर रहा था लूकी को, उसके रास्ते में हर्डल बन रहा था, इसलिए वो सरप्राइज एंट्री का यूज करके बॉल छीन पाया, वरना शिगरी के बिना ये टैकल इम्पॉसिबल था। लेकिन बॉल छीनने के बाद भी कराजू कंफ्यूज्ड कि अब क्या उसका स्टेप होना चाहिए, क्योंकि ईसाई को तो वो पास कर नहीं सकता, उस तरफ से तो सारे रूट्स खत्म हो चुके हैं, और क्योंकि ब्लॉक की टीम एक गोल से ऑलरेडी पीछे चल रही है, तो उसका ये पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, इसलिए और भी ज्यादा प्रेशर था कराजू पे, जिस वजह से कराजू पास नहीं करता और धीरे धीरे फ्रांस के गोल की तरफ बढ़ने लगता है बॉल को लेके, सोचते हुए कि उसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए और उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना फिर से वही लूप रिपीट होगा, फ्रांस उनके मूव्स को रीड कर लेगा और शायद से उनके अगेंस्ट में एक और गोल भी हो जाए। सही में यार, बंदा पूरी टीम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके चल रहा है, और जिसको लेना चाहिए वो अभी भी ह्यूगो की बातों में फंसा हुआ है, वही चीज बार-बार रिमाइंड में लाया जा रहा है। और शॉकिंग चीज तो ये थी कि भले ही इसागी सामने से ना बोले ह्यूगो से, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि नंबर 1 बनने के लिए हिज स्किल्स आर नॉट गुड इनफ। जिसके बाद इसागी टूटने लगता है और सोचने लगता है कि क्या उसे रियली नंबर 2 बनने पे फोकस करना चाहिए। हाँ, उसे पता है कि उसकी स्किल्स जो है नंबर 2 के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, और हो सकता है उसके नंबर 2 पे फोकस करने से उसके टीम के जीतने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट वॉट अबाउट हिज ड्रीम, वॉट अबाउट हिज ईगो, जो कि अभी तक वो ब्लॉक में सीखते हुए आया, उसका क्या? लेकिन ईसाई खुद को संभालता है। वो जिस तरीके से पजल पीसेस में टूट रहा था वापस रिबिल्ड कर जाता है और कराजू की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है, ओवर हियर क्रो, यहाँ पर पास कर। और ऐसा बोलते हुए इसागी मन ही मन सोच रहा था कि नंबर 1 बनने के लिए वो कुछ भी छोड़ने को तैयार है, बट ईगो ही एक ऐसी चीज है जिसको कि वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यही चीज उसकी हेल्प करेगी नंबर 1 बनने में। डेट्स वाई उसे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, समथिंग फिगर आउट करना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, बट नंबर 2 की तरफ फोकस नहीं करेगा वो। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसागी काफी फायर अप हो गया था। आई डोंट नो हाउ, हर बार तो उसे रोका जा रहा है, लेकिन स्टिल उसकी विल पावर अभी भी जिंदा थी। बट कराजू मनी मन ये सोच रहा था इसागी को देख के, इडियट, ये कोई ऐसा अपोनेंट नहीं है जिसको कि तुम विल पावर के थ्रू हरा दोगे। दे आर फ्रांस द वर्ल्ड चैंपियंस, ये अलग ही लेवल की टीम है जिसको कि सिर्फ विल पावर के थ्रू हराया नहीं जा सकता, उनको कोई ना कोई स्ट्रेटेजी ढूंढनी पड़ेगी। और क्योंकि ब्लॉक की टीम इसागी पर रिलाय ऑलरेडी 2 बार कर चुकी है और दोनों बार उसे शट डाउन कर दिया जा चुका है, तो इसलिए कराजू समझ चुका था कि अब अगर उसने एक और पास किया इसागी की तरफ तो ब्लॉक की टीम 100% हारेगी। दैट्स वाई ही थिंक्स समथिंग हैव टू चेंज। अब चेंज करने के लिए बाकियों पे क्या रिलाय करे, कराजू खुद ही चेंज होने लगता है और बंदा एक अलग ही फॉर्म में चला जाता है। और जिस फ्रांस के प्लेयर से वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था, एक इंस्टेंट में उससे पीछा छुड़ा के आगे बढ़ जाता है। और ये चीज देख के ह्यूगो और चार्ल्स दोनों शॉक। और ऐसा करते हुए कराजू पता क्या बोलता है, फॉर द सेक ऑफ ब्लॉक ही विल बिकम नंबर 2। अब ये चीज भले ही तुम्हें नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन याद करो ब्लॉक में हर एक प्लेयर नंबर 1 बनने के लिए एम कर रहा है, और कराजू तो इतना बुरा प्लेयर भी नहीं है, लेकिन स्टिल वो डिसाइड करता है नंबर 2 बनने का। और यही ईगो उसको इवॉल्व कर देती है और इस फॉर्म में ले आती है। और इसागी भी कराजू को इस तरीके से खेलते हुए देखकर शॉक्ड था, क्योंकि इसागी के मूवमेंट्स का ही फायदा उठा के वो फ्रांस के टीम मेंबर को तो पीछे छोड़ता ही है, साथ ही साथ उसे भी पीछे छोड़ देता है। जिसके बाद इसागी के माइंड में काफी सारे क्वेश्चन उठने लग जाते हैं कि क्या कराजू खुद ही करने की सोच रहा है सब कुछ, क्या कराजू गोल के लिए एम कर रहा है, नहीं हमने ऐसा पैटर्न तो प्रैक्टिस नहीं किया है, आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है, ऐसे ही कुछ सवाल चल रहे थे। और कराजू को इस तरीके से खेलता हुआ देख के फ्रांस का गोली भी तैयार होने को बोल देता है सारे प्लेयर्स को कि तैयार हो जाओ, हियर इट कम्स। जिस पर कराजू मन ही मन सोचने लग जाता है, इडियट तो ये क्या लगता है कि मैं गोल करूंगा। इसके बाद कराजू अपने माइंड में चल रही सारी इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देता है और सिर्फ नंबर 2 बनने के लिए अपने आप को यूज करता है। जिसके बाद कराजू नया डिजाइन ढूंढने की कोशिश करता है और नया डिजाइन के लिए उसे एक स्टेबल प्लेयर तो चाहिए था,
जिसके बाद वो सारे प्लेयर्स को ग्लेज करने लगता है, फाइंड करने लगता है कि एक सही स्ट्राइकर इस मूवमेंट के लिए कौन सा है, जिसमें वो ईसाई की तरफ, शिगरी की तरफ, रिन की तरफ और इन सारे प्लेयर्स के अलावा काफी सारे प्लेयर्स की तरफ दिखता है। और उसे पता है कौन मिलता है, ह्यूरी, क्योंकि सबसे सूटेबल प्ले इस मूवमेंट में ह्यूरी ही खेल सकता है। दैट्स व्हाई बिना किसी हेजिटेशन के वो ह्यूरी को पास कर देता है एंड दैट्स हाउ ह्यूरी गोल करने को तैयार हो जाता है। एंड स्टार्टिंग में भले ही ह्यूरी थोड़ा बहुत सरप्राइज हुआ हो कि कराजू उसे क्यों पास कर रहा है, लेकिन बाद में वो रियलाइज कर जाता है कि कराजू का डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि काफी हद तक वो भी यही सोच रहा था दैट ईसाई के थ्रू जितने भी गोल्स हो सकते थे उन सारे पाथ को कट कर दिया गया, जिस वजह से ईसाई के थ्रू जितने भी अटैक पैटर्न्स हैं ब्लू लॉक के वो सारे यूजलेस हो चुके हैं फ्रांस के अगेंस्ट में, जिस वजह से किसी और को गोल करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी एंड दैट पीपल आर कराजू एंड ह्यूरी। और ऐसा कहते हुए ह्यूरी काफी ज्यादा सीरियस मोड के साथ गोल की तरफ बढ़ रहा था और उसका यही बिहेवियर देख के गोलकीपर चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से जल्दी इन दोनों के डुओ को रोको, जिस वजह से फ्रांस की टीम का फोकस जाता है ह्यूरी और कराजू पे, जिसमें से एक फ्रांस का प्लेयर ह्यूरी को रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता, क्योंकि भले ही फ्रांस के ज्यादातर प्लेयर्स काफी एक्सपर्ट हो सॉकर में, बट ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे प्लेयर्स ही टॉप नॉच है। लेकिन जब डिफेंडर्स रोकने पहुंचते हैं ह्यूरी को तो ह्यूरी समझ जाता है कि ये प्लेयर्स काफी स्किल्ड है, इसलिए वो गोल करने की जगह कराजू को पास करता है जो कि ठीक उसके बगल में था। और ये पास देख के वो डिफेंडर्स शॉक्ड, क्योंकि ये ब्लू के प्लेयर्स पासिंग गेम्स थोड़ी खेलते हैं और इन दोनों में से कोई स्ट्राइकर भी नहीं है, आई मीन स्ट्राइकर की पोजीशन पे भी नहीं खेलता है, इसलिए इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गोल करेगा कौन। और इसी कंफ्यूजन का ये दोनों फायदा उठा रहे थे। लेकिन ह्यूरी ने सिर्फ वापस पास लेने के लिए नहीं किया था, वो चाहता था कि कराजू गोल करे, लेकिन कराजू के माइंड में उल्टा चल रहा था, वो चाहता था कि ह्यूरी गोल करे, क्योंकि ब्लू लॉक से पहले वाला ह्यूरी और ब्लू लॉक के बाद जो ह्यूरी निकल के आया उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और ये डिफरेंस सिर्फ कराजू देख सकता है, क्योंकि वो ब्लू लॉक के पहले से ह्यूरी को जानता था, जिस वजह से वो चाहता था, मानता था और विश्वास करता था कि ह्यूरी ही फ्रांस के अगेंस्ट में गोल करने का इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है, जिस वजह से वो वापस ह्यूरी को बॉल पास कर देता है, जिसपे ह्यूरी शॉक्ड, क्योंकि वो ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन हमने पिछले चैप्टर में देखा ही था कि कराजू खुद को सेकंड बेस्ट पोजीशन के लिए डेडिकेट करने को तैयार हो चुका है, इसलिए सिर्फ गोल करना उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, बल्कि उससे ऊपर वो विक्ट्री चाहता है। और जब ह्यूरी कराजू के इसी डिसीजन से शॉक्ड था तो रिन और सागी दोनों ही पास मांगते हैं ह्यूरी से, बट कराजू ये चाहता था कि वही गोल करे और ऐसा 100% हो उसके लिए वो डिफेंडर्स को भी रोक के रखता है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कराजू मान चुका था कि विक्ट्री के लिए सेल्फ सैक्रिफाइसेस जरूरी हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि यार ऐसा क्या सैक्रिफाइस कर दिया, तो भाई नंबर 1 स्पॉट है ना, वो सैक्रिफाइस करा है कराजू ने। और इसके बाद पता है कराजू क्या बोलता है ह्यूरी से, Aim for my head। अब ये पढ़ के मैं सोच रहा था कि आखिर ये करना क्या चाह रहा है, लेकिन इसी के बाद हमें ब्लू लॉक के तगड़े टीम प्ले का सबूत दिया जाता है, क्योंकि अभी तक तो सब अपने गोल के पीछे भाग रहे थे, बट अगर ब्लू लॉक सही में टीम वर्क की तरह काम करे तो ये टीम क्या कर सकती है हमें शो कर दिया जाता है। क्योंकि जैसे ही ह्यूरी कराजू के हेड की तरफ शॉट मारता है तो कराजू अपने सिर को नीचे कर लेता है एंड एज अ रिजल्ट गोल हो जाता है, क्योंकि गोल ठीक कराजू के पीछे था। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन सही में मुझे समझ में नहीं आया, ये फ्रांस का गोलकीपर जिसने कि ईसाई का शॉट रोक दिया था वो इतना सिंपल सा शॉट नहीं रोक पाया, जबकि इन लोगों को पता था कि ह्यूरी कराजू के सिर की तरफ मार रहा है, तो अंदाजा तो लग ही जाता है ना कि किस तरफ जाएगी बॉल। खैर इस गोल से फ्रांस टीम कितनी ज्यादा शॉक्ड थी वो हमें चार्ल्स के थ्रू शो करा जाता है, क्योंकि चार्ल्स भी इसी बात से कंफ्यूज था कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईसाई के बिना भी ब्लू लॉक की टीम गोल कर सकती है। अब ये चीज सुन के मैं सही में यार काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ फ्रांस टीम से। आई मीन यार सीरियसली वर्ल्ड चैंपियन कहला रहे हो तुम और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाली टीम से कि सिर्फ एक ही बंदा गोल करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन हाँ, इसके ऐसे कहने का मतलब ये हो सकता है कि सागी इस पूरे पैटर्न में इन्वॉल्व नहीं था, यानी एक भी बार उसके पास बॉल नहीं गई। इसके बाद हमें सारे फैंस की ब्लू लॉक टीम की सेलिब्रेशन दिखाई जाती है, लेकिन इसागी वो सरप्राइज्ड था, कंफ्यूज्ड था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कराजू जो कि ब्लू लॉक टीम में आता है उसने खुद का गोल सैक्रिफाइस कर दिया इस गोल को करने के लिए। अब ऐसा करने से रिजल्ट जो निकला है यानी ब्लू लॉक के लिए गोल होना, इस चीज को वो डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये कराजू ने सही किया? क्योंकि ये चीज तो ब्लू लॉक की टीचिंग्स के बिल्कुल अगेंस्ट में जाती है, जो भी हमने ब्लू लॉक में सीखा है उस सब के अगेंस्ट में जाती है। तो क्या ऐसा करना रियलिटी में सही भी था? यही चीज सोचे जा रहा था इसागी, और इसी चीज का ह्यूगो फिर फायदा उठाता है और इसागी को मेंटली तोड़ने के लिए उससे बोलता है कि देखा, जैसा कि मैंने बोला था वैसा ही हुआ है,
भले ही तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन कोई भी बंदा थोड़े बहुत टैलेंट और थोड़े बहुत ब्रेन के साथ हमारी जैसी टीम के अगेंस्ट में भी गोल कर सकता है। दैट्स द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ सूटेबिलिटी, जिसकी कि मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ। जिसके रिप्लाई में अगेन जैसे आगे कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन ह्यूगो फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि सोच लो, अगर तुम भी सेकंड बेस्ट के लिए एम करना स्टार्ट करते हो तो ब्यूलॉक और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, और ऐसा करने के बाद ही फ्रांस टीम के अगेंस्ट में जीतने की तुम्हारी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी। अदरवाइज क्या होना है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए ब्यूलॉक की विक्ट्री तुम्हारे हाथ में है सागी हुई, सोच लो। जिस पे सागी फिर चुप, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो सही में मुझे भी लग रहा था कि बंदा स्विच कर ही जाएगा, लेकिन तभी पीछे से एक हाथ आता है, ईसाई के सिर को पकड़ता है और उससे ये बोलता है, इग्नोर हिम सागी, हम दोनों नंबर 1 स्पॉट के लिए एक दूसरे को डिवोर करने के लिए बने हैं। सेकंड बेस्ट पोजीशन इज सो टपिड, एंड टू बी ऑनेस्ट यही कन्वर्सेशन ये प्रूफ है कि ह्यूगो जितनी भी चीजें बोल रहा है वो सब सच है, क्योंकि रिन जैसे टैलेंटेड बंदे के लिए नंबर 1 स्पॉट के लिए फाइट करना, उसके लिए एम करना नॉर्मल है, बट इसागी जैसे टैलेंट लर्नर के लिए नंबर 1 स्पॉट उसकी जिद है, उसका सपना है, और यही चीज़ तो ह्यूगो बोलता हुआ है। और इसी वजह से इसागी रिन के इस स्टेटमेंट से और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि ब्यूलॉक की टीम में ही अब कुछ लोग अपने गोल्स के लिए खेलेंगे और कुछ लोग सेल्फ सेक्रीफाइस करके गोल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमें छोटा सा सीन दिखाया था अनरी और ईगो का, जिसपे अनरी काफी खुश हो रही होती है कि उन्होंने फाइनली गेम को टाई कर दिया है, ब्यूलॉक के पास अभी भी चांस है जीतने का फ्रांस के अगेंस्ट में। इसी सोच की वजह से खुश हो रही थी अनरी, लेकिन ईगो बिल्कुल चुप था और बड़ी ही स्ट्रिक्टली वो जवाब में बोलता है, नो आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, और मुझे कोई भी डिजायर नहीं है इस तरीके का केमिकल रिएक्शन देखने की। जिस पे अनरी चुप, और इसके बाद जब हमें सागी दिखाया जाता है तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, आखिर ब्यूलॉक में चल क्या रहा है उसे क्लियर ही नहीं था। जिस पे सागी अपने डैड ईगो को देखता है, जो कि बिल्कुल चुप था, और इसी दौरान उसे कराजू बुलाता है कुछ बात करने के लिए, और उससे पहले ही चीज ये बोलता है, लेट्स कीप ऑन यूजिंग दिस मेथड नाउ। जिस पे सागी कंफ्यूज्ड आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, तो अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कराजू बोलता है कि तुमको काफी भारी तरीके से कवर कर रखा है फ्रांस की टीम ने, इसलिए तुम्हारे थ्रू गोल होना तो मुश्किल है। दैट्स व्हाई आई विल कीप ऑन हेल्पिंग अदर प्लेयर्स टू शूट, जैसे कि मैंने अभी किया, और ऐसा करने पे मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी और ब्यूलॉक की टीम तुम्हारे बिना भी गोल कर पाएगी, एंड आई थिंक हम इसी तरीके से फ्रांस को हरा सकते हैं। जिस पे सागी पहले तो चुप, क्योंकि कराजू कुछ गलत भी नहीं बोल रहा था, लेकिन वो कराजू से एक चीज पूछना चाहता था बस, क्या वो सिर्फ ब्यूलॉक के गोल्स के लिए खुद को एज अ स्ट्राइकर देखना बंद कर देगा, यानी एज अ स्ट्राइकर खेलना ही बंद कर देगा। जिस पे कराजू भी लाइक, क्या मतलब, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी तुमने भी तो पहले एज अ स्ट्राइकर खेलना बंद करके थोड़े टाइम के लिए असिस्ट देकर हेल्प की थी टीम की जीतने के लिए। जिसके रिप्लाई में साई बोलता है कि हाँ वैसे मैंने ऐसा किया तो है। इसी के रिप्लाई में कराजू फिर बोलता है, तो वही चीज तो मैं कर रहा हूँ, और तुम एज अ स्ट्राइकर खेलने की बात कर ही रहे हो, तो गगा मारूंगा क्या, वो तो गोल कीपर है। एंड डिफेंडर्स, उनका क्या, इन्होंने भी तो स्ट्राइकर की पोजीशन को छोड़ दिया है ना, तभी ढंग से अपनी पोजीशन का रोल निभा पा रहे हैं, क्या वो सब स्ट्राइकर नहीं बनना चाहते थे। तो उसके रिप्लाई में सागी चुप होते हुए बोलता है कि हाँ तुम्हारी बातें तो सही हैं, बट समथिंग अबाउट योर एटीट्यूड, वो चीज मुझे सही नहीं लग रही है कि तुम किस तरीके से इन चीजों को देख रहे हो। जिस पर कराजू का दिमाग खराब, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ये चीज समझ में नहीं आई थी कि क्या मतलब है इस चीज का। जिसके बाद कराजू रिप्लाई में बोलता है कि अगर तुम वर्बलाइज ही नहीं कर सकते कि तुम क्या बोलना चाहते हो, कि कम से कम मैं तुम्हारी तरह हाथ पे हाथ रख के देखने की जगह मैं ब्यूलॉक की भलाई के लिए चेंज तो हो रहा हूँ। और यही चीज साई को क्लिक कर जाती है, और वो कराजू से बोलता है यही जो एटीट्यूड है, जो चीज तुमने अभी बोली, वो चीज मुझे काफी ज्यादा एनोइंग लग रही है। जिस पर कराजू को और याद दिमाग खराब, लेकिन इस आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि तुमने जो अभी बोला ना ब्यूलॉक की भलाई के लिए, यही माइंडसेट जो है तुम्हारा गलत है, क्योंकि अगर तुम सॉकर खुद के लिए, खुद के ईगो के लिए नहीं खेल रहे हो, सिर्फ ब्यूलॉक के लिए खेल रहे हो, तो ऐसा बंदा ट्रू ईगोइस्ट हो ही नहीं सकता। जिस पे कराजू का क्या रिएक्शन होता है तुम देख ही सकते हो, लेकिन अभी भी साई रुकता नहीं है, वो बोलता ही चला जाता है कि हम सब वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर के लिए एम कर रहे हैं, और तुम अपना माइंडसेट सिर्फ ईगो के कहने पे चेंज कर रहे हो, सिर्फ एक बंदे के कहने पे तुम टीम की विक्ट्री को प्रायोरिटाइज कर रहे हो सेकंड बेस्ट प्लेयर बनकर। ये तो ब्यूलॉक का तरीका नहीं है। और ये सारी बातें सुन के बाकी प्लेयर्स भी लाए, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है,
जिसके बाद जाके कराजू डायरेक्टली अपनी मन की बात बोल देता है एंड गो एंड स्कोर अ गोल यू ट्रैश। एंड सही में यार ब्लूलॉक में काफी कम ऐसा होता है मेरे साथ कि किसी बात पे मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इन दोनों में ही मुझे कोई भी गलत नहीं लग रहा। खैर कराजू के ऐसे फ्रेज को सुन के इसागी कंप्लीटली शॉक्ड, लेकिन कराजू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि तू एज अ स्ट्राइकर ढंग से नहीं खेल रहा है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है ब्लूलॉक के लिए। और ये जो तूने स्ट्राइकर का रट्टा लगा रखा है क्या वो सही होगा जब फ्रांस की टीम हमारे पिछवाड़े पे लात मार के इस मैच को जीत जाएगी जस्ट बिकॉज इसागी यूइची एज अ स्ट्राइकर खेलते रहना चाहता था। लगता है तो समझ में नहीं आ रहा है कि तू किस पोजीशन पे है। नंबर 1 बनने के पीछे इतना ज़्यादा पागल हो चुका है तू कि तुझे ये तक नहीं दिख रहा कि हम कैसी सिचुएशन में हैं। और ऐसे ही चलता रहा ना तो ब्लूलॉक की टीम तेरी वजह से हारेगी। और ये चीज़ सुन के इसागी का दिमाग सटक जाता है, क्योंकि यही सेम फ्रेज कई बार ह्यूगो बोल चुका है, जिस वजह से इसागी चिल्लाते हुए कराजू से बोलता है तो क्या लगता है पूरे मैच के दौरान कौन सबसे ज्यादा दिमाग दौड़ाता रहता है सो डैट ब्लूलॉक आसानी से हर मैच को जीते। इट्स मी हु डज एवरीथिंग ही कुड डू फॉर ब्लूलॉक। और इसी चीज को कराजू पकड़ लेता है ये बोलते हुए कि देख तू भी ब्लूलॉक के लिए कर रहा है सब कुछ, तो मुझसे अलग कैसे हुआ तू, सेम ही तो हुए हम। जिस पे इसागी बिल्कुल चुप क्योंकि बात भी सही थी यार उसकी। इतने में आइको आता है, अपना कैप्टन का रोल शो करता है कि कितना परफेक्ट है वो उस पोजीशन के लिए। इन दोनों को चुप कराता है, ये दोनों ही सही हैं, उन दोनों को ये रियलाइज कराता है और उन दोनों को संतुष्ट करता है ये बोलते हुए कि हम एक मेथड पर रिलाई नहीं करेंगे, दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंस रखते हैं इसलिए दोनों ही मेथड का यूज करेंगे। अब ये चीज कहना आसान थी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ब्लूलॉक की टीम 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, अलग अलग ओपिनियंस और अलग अलग मेंटेलिटी के साथ। अब कौन सा प्लेयर किसे फॉलो करेगा वो तो हम आने वाले चैप्टर्स में ही देखेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सब कुछ फ्रांस की टीम इंटेंशनली कर रही है या फिर अनइंटेंशनली ये सब कुछ होता जा रहा है। इसी के बाद हमें फ्रांस की टीम मेंबर्स के रिएक्शंस दिखाए जाते हैं ब्लूलॉक के इसी गोल पे, जिसमें चार्ल्स तो काफी सरप्राइज था कि इस तरीके से भी वो गोल कर सकते हैं। लोग ही काफी नॉर्मल था, बंदे की मेंटेलिटी कुछ ऐसी है कि वो जब चाहे तब जीत सकता है, बस थोड़ा बहुत फन के लिए इधर उधर चांस दे रहा है वो। और वहीं ह्यूगो हमेशा की तरह सीरियस था, क्योंकि जिस डेस्टिनी की ओर वो इस मैच को ले जाना चाहता है वहां पर वो ले जाके ही रहेगा। इसी के साथ मैच शुरू होता है, ह्यूगो पास करता है लोगी को जो कि बॉल को लेके आगे बढ़ता है, लेकिन उसे रोकने पहुंच जाता है रिन। इन दोनों में फिर से कंपटीशन होता है, इस पर लोगी काफी एक्साइटेड हो जाता है। और ये चीज तो मैंने कई बार देखी है यार, जब भी रिन सामने आता है लोगी के बंदा एक्साइटेड हो जाता है, मानो कि ब्लूलॉक की टीम में सिर्फ वो रिन में ही इंटरेस्टेड है, उसी के साथ कम्पीट करने में इंटरेस्टेड है। इसी के बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं साई को, जो कि रियलाइज कर चुका था कि अभी के लिए भले ही ब्लूलॉक के प्लेयर शांत हो गए हो, स्पेशली कराजू, बट उनका फंडामेंटल इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। डेट इज कि उन्हें सिर्फ अपने गोल के लिए खेलना चाहिए या फिर ब्लूलॉक की विक्ट्री के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ इसागी को ये भी पता था कि ये जो अभी कराजू और ह्यूरी ने गोल किया है ना वो रिप्रोड्यूसेबल नहीं है, यानी एक बार गोल भले ही उनका हो गया है लेकिन बार बार ऐसा नहीं हो पाएगा। फ्रांस आसानी से इस मेथड को अडेप्ट कर लेगा, जिस वजह से सॉल्यूशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक वो खुद को इम्प्रूव नहीं करता। लेकिन इतने में फिर से पीछे से आता है ह्यूगो, जो कि फिर से इसाई को छेड़ने लग जाता है। आई मीन उसे कोई लड़की नहीं मिली क्या, इसाई के पीछे पड़ गया। एंड अगेन वो इसाई के कान में आके विस्पर करता है, सेकंड बेस्ट इज जस्ट अनदर काइंड ऑफ ईगो। ऐसा नहीं है कि नंबर 1 बनना ही एक ऑप्शन है पूरी दुनिया में। इतने में इसाई ह्यूगो को दूर भगाता है, लेकिन ह्यूगो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है तो सुन, तुझे लगता है सेकंड बेस्ट में ईगो नहीं होती, तो मैं तुझे अपनी ईगो एक्सप्लेन करता हूँ। बट इसी के बाद ह्यूगो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि तुम सारे प्लेयर्स यानी ब्लूलॉक के प्लेयर्स ब्रेन वॉश्ड करे जा चुके हो उस बोल कट 4 आइज से यानी ईगो से, इसलिए तुम सबके मन में एक साथ यही चीज चलती है कि तुम सबसे बेस्ट हो, तुम नंबर 1 प्लेयर बनोगे। जिस पे सागी ह्यूगो पे चिल्लाते हुए बोलता है कि चुप कर, मुझे तेरे बायस्ड ओपिनियंस नहीं सुनने। लेकिन ह्यूगो काल्मली इसाई को पीछे छोड़ते हुए और बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मेरे ओपिनियंस बायस्ड नहीं है, वो तो मेरे खुद के ओपिनियंस है, बल्कि तुम्हारे जो ओपिनियंस है वो क्रिएट करे गए हैं तुम्हारे कोच ईगो के थ्रू। क्योंकि तुम खुद बताओ सागी जी, कभी तुमने किसी प्लेयर को देखा और ये महसूस किया कि क्या यार ये अपना टैलेंट फालतू का वेस्ट कर रहा है? जिस पे सागी सरप्राइज्ड, क्योंकि उसने एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स ऐसा महसूस किया है। इसके बाद फिर से ह्यूगो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मैंने तो बहुत टाइम पहले से ये महसूस करना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट जब मैं नर्सरी में था मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज चलती थी दूसरों को देख के कि ये इतने कमअकल क्यों है, आखिर क्यों ये बच्चे ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो कि उन्हें कभी मिलेगी ही नहीं, बिकॉज दे कांट इवन रीच इट इन देयर लाइफ टाइम। और यही चीज थी जो कि मुझसे हैंडल नहीं करी जाती थी,
क्योंकि जितने भी ह्यूमंस उसने अभी तक देखे हैं बचपन से अभी तक, उन सब की एक ही कहानी है। They all fail because their talent and their self image are not aligned। यानी वो होते कुछ और है लेकिन खुद को समझते कुछ और है, जिस वजह से उनके गोल्स, उनके स्टेप्स, सारी चीजें उनके सेल्फ इमेज पे बेस्ड रहती हैं। लेकिन असली सक्सेस तब मिलती है जब ये सारी चीजें तुम्हारे टैलेंट पे बेस्ड हो। और इसलिए मुझे उनका ये मैकेनिज्म ठीक करने की तलब छूटती थी। तुम कह सकते हो कि मैं काफी यार सेंसिटिव था इस चीज को लेके, और ये चीज मैं कभी चेंज नहीं कर पाया। और उसके बाद ह्यूगो अपनी बात को कंटिन्यू करता है चार्ल्स को बॉल पास करते हुए। डेट इसलिए जब भी वो ऐसे लोगों से मिलता है तो हमेशा उनको कोई ना कोई एडवाइस देता रहता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं ऐसा करना चाहिए। लाइक इफ यू ट्राई दिस यू कैन बीट हिम, या फिर इफ यू डू दिस यू विल बी मोर लव्ड। जिस पे सागी की और भी ज्यादा खुन्नस छूट जाती है। यू आर अ क्रीप, जो कि दूसरे की जिंदगी में जबरदस्ती नाक घुसाता है। लेकिन इस पे ह्यूगो गुस्सा नहीं होता, बल्कि हाँ बोल देता है कि हाँ यू गॉट दैट राइट, क्योंकि मैं ये दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि खुद मैं ऐसा करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा करता हूँ। क्योंकि मुझे चैरिटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे इंटरेस्ट है तो वो ये चीज है कि जब मैं दूसरे को चेंज कर देता हूँ उसके सूटेबिलिटी के हिसाब से, तब एक नया वर्ल्ड बन के आता है उसके अराउंड, और वो वर्ल्ड को क्रिएट होते हुए देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। इसके बाद चार्ल्स फिर से ह्यूगो को बॉल पास करता है और बॉल रिसीव करते हुए ह्यूगो बोलता है, और ये जो वर्ल्ड क्रिएट होते हैं ना, उससे लोगों की नई डेस्टिनी निकल के आती है। और तुम ऐसा कह सकते हो कि मेरे मिलने की वजह से लोगों की किस्मत तक चेंज हो जाती है, इसी रीजन की वजह से। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस आगे गुस्सा होने की जगह इम्प्रेस होने लग जाता है ह्यूगो से, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा फील होने लग जाता है कि ह्यूगो काफी हद तक उसी की तरह है। और इतिहास गवाह है, इसागी ने जब भी ऐसा सोचा है अपने अपोनेंट के लिए, तो या तो उसने उसको डिवोर किया है या फिर उसकी किसी तरीके की स्किल्स को अडेप्ट किया है। और इन्हीं बातों के बीच में ह्यूगो रुकता नहीं है। इसागी पूरा रोकने की कोशिश कर रहा था, उससे बॉल छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ह्यूगो ब्यूलॉक के गोल की तरफ आगे बढ़ा जा रहा था अपनी इन्हीं बातों को कंटिन्यू करते हुए, जिसमें वो बोलता है, यू नो इसागी योची, मुझे जानना है कि आखिर मैं बॉन्ड क्यों हुआ हूँ। और इसी बीच हमें शो कर आते हैं ब्यूलॉक के प्लेयर्स, जो कि काफी ज्यादा डेस्परेट हो रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ह्यूगो को रोका कैसे जाए। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो आयकू भी डेस्परेट होने लगा था, जो कि पूरे के पूरे मैच में बिल्कुल शांत था। खैर ह्यूगो अपनी बात को कंटिन्यू करता है, दैट माई टैलेंट is suitable for changing others and make them more suitable for their destiny। तो इसलिए मैंने कभी भी स्ट्राइकर बनने की कोशिश करी ही नहीं, क्योंकि मेरे टैलेंट के साथ अलाइन नहीं होता वो। बट आई वॉन्टेड टू विन द वर्ल्ड कप एज द सेकेंड बेस्ट प्लेयर एज अ मिडफील्डर। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि ह्यूगो कितना पास पहुंच चुका है गोल के, लेकिन वो अपनी बात को कंटिन्यू रखता है और बोलता है, डू यू नो इसागी योची, कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है? हिज नेम इज पेले, जो कि किंग ऑफ सॉकर माना जाता है, और उसने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है। एंड जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि एक वर्ल्ड कप 4 साल में आता है, यानी 12 साल लगातार पेले वर्ल्ड कप जीता था। एंड रियल लाइफ में भी अभी तक पेले ही ऐसा एक प्लेयर है जिसके के पास ये रिकॉर्ड है, कोई भी नहीं तोड़ पाया ये रिकॉर्ड। खैर हम देखते हैं कि लोकी ह्यूगो से पास मांगता है, लेकिन चार्ल्स भी सही पोजीशन में आने की कोशिश करता है गोल करने के लिए, लेकिन ह्यूगो अपनी एक तगड़ी किक के साथ गोल कर देता है, ये बोलते हुए कि उसका ईगो है that he has to win वर्ल्ड कप 4 times and become a legend। और ह्यूगो के ये वर्ड्स इसाई को काफी शॉक कर देते हैं, क्योंकि जो ह्यूगो का ड्रीम है, भले ही वो सेकंड बेस्ट प्लेयर बने रहना चाहता है, लेकिन उसका ड्रीम इसाई के ड्रीम से काफी ज्यादा बड़ा है। और सिर्फ बड़ा नहीं, वो इस ड्रीम को ह्यूज बोलता है, क्योंकि हर सदी में एक नंबर 1 प्लेयर बन सकता है, बट बहुत ही कम या फिर ना के बराबर बंदे बनेंगे जो कि 4 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते। और इस बात से तो यार मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि आज तक तो ऐसा कोई हुआ नहीं 4 बार वर्ल्ड कप जीतने वाला, और फ्यूचर में भी होगा कि नहीं ये भी काफी सोचने वाली बात है। तो ह्यूगो का ड्रीम बहुत बड़ा तो है, नो डाउट। अब ह्यूगो के इस गोल से सारे ब्यूलॉक के प्लेयर सरप्राइज थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि या तो वो लोकी को पास करेगा या फिर चार्ल्स को, क्योंकि वो खुद सेकंड बेस्ट बने रहना चाहता है, बट वो खुद गोल कर देता है। और ऐसा तगड़ा गोल देख के फ्रांस के फॉलोअर्स बावले हो जाते हैं। और वही बात रही ईसाई की, तो उसे गोल की नहीं पड़ी थी, बल्कि बंदा अभी भी इसी सोच में था कि कोई ऐसा ड्रीम सोच भी कैसे सकता है। और ह्यूगो वो शार्पर है, सेकंड बेस्ट बने रहना चाहता है, और वो सब कुछ कर रहा है जिससे कि उसका ये ड्रीम फुलफिल हो सके। और ये सारी चीजें प्रूव करती हैं दैट इज ईगो इज बिगर देन इसागी योची। और इसी के साथ ह्यूगो अपना लास्ट मूव खेलता है, ये बोलते हुए कि अब तुम बताओ, क्या अभी भी तुम सेकंड बेस्ट पोजीशन से हेट करते हो? और इसी के साथ फर्स्ट हाफ खत्म होता है
एंड ईगो अपने जोकर से सेकंड हाफ के लिए तैयार होने को बोलता है। एंड इफ यू आर वंडरिंग वो जोकर्स कौन है, तो वो प्लेयर्स थे बारो एंड शीदो, जिनको भी आज तक हमने सेम टीम में एक साथ खेलते हुए देखा ही नहीं है। इस मैच के फर्स्ट हाफ खत्म होने के बाद जापान के लॉकर रूम शो करने से, जहां पर काफी मिक्स माहौल था, कोई काफी एक्साइटेड था, कोई कंफ्यूज्ड था और कोई काफी ज्यादा डिप्रेस्ड था, जिसपे चुप्पी तोड़ते हुए सबसे पहले ब्लूलॉक टीम का कैप्टन आइको बोलता है डेट अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि क्यों फ्रांस टीम को नंबर 1 माना जाता है वर्ल्ड में। और लोकी के बारे में तो उन लोगों को पता था पहले से कि वो कितना ज्यादा ओवर पावर्ड, लेकिन वो जो हीरो है ना वो भी कुछ कम नहीं है, जिसपे बशीरा भी लगा क्यों क्या हुआ, एक ही पॉइंट से तो आ गए हैं वो, और इसलिए अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी भी इम्प्रूव कर लें तो हम वापस उनके साथ टाई कर लेंगे एंड अल्टीमेटली जीत भी सकते हैं, जिसपे रियो भी लग। बट हाउ, आखिर हम ऐसा करेंगे कैसे, क्योंकि हमारे सारे के सारे अटैक पैटर्न्स इसागी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और उन्होंने इसागी की तो फाड़ के रख दिया। आई मीन उसे ही सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, जिस पे बशीरा बोलता है लेकिन हमने ये टीम ही बिल्ड करी थी इसाई के अराउंड, तो उसी के साथ सारे अटैक पैटर्न्स फॉलो करेंगे ना। इस पे रियो जवाब में बोलता है कि वही तो हमारी प्रॉब्लम है, इसलिए तो हम फेल हो जा रहे हैं बार बार। और यार ये रियलिटी भी है, एक पर्सन पे अगर पूरी टीम डिपेंड करेगी तो उस टीम का फेल होना तो ऑब्वियस है। लेकिन बशीरा ये चीज नहीं समझता, बंदा फिर भी यही बोल देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, जिस पर रियो जवाब में बोलता है कि नहीं, इस तरीके से तो वो लगातार गोल करते चले आएंगे और हमारी खिल्ली उड़ाते हुए इस मैच को जीत जाएंगे। एंड इस सब कन्वर्सेशन के बीच इसागी कुछ भी नहीं बोलता, जबकि हर कन्वर्सेशन में ये बंदा कूदने की कोशिश करता है क्योंकि इस बार उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। लेकिन कराजू इन दोनों से बोलता है चिल आउट गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा अटैक पैटर्न मैंने और ह्यूरी ने अभी फॉलो किया था वैसा ही कुछ अटैक पैटर्न्स हमें और इन्वेंट करने, एंड इफ वी डू इट वी कैन विन। भले ही ऐसा करने के लिए मुझे सेकंड बेस्ट बनने का गोल बनाना पड़े, सो लेट्स फॉलो दैट स्ट्रेटेजी, ओके। लेकिन तभी पीछे से ईगो एंट्री लेता है और कराजू की फाड़ देता है, ये बोलते हुए वॉच आउट यार माउथ, कराजू तू करना क्या चाह रहा है, ब्लूलॉक की स्पिरिट को मारना चाह रहा है क्या। जिस पर कराजू बिल्कुल चुप और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ईगो बोलता है कि नो डाउट तुम्हारे प्ले स्टाइल के चेंज होने की वजह से तुमने एक गोल स्कोर किया, या फिर बोलो एक गोल स्कोर करने में हेल्प की ब्लूलॉक की, बट द प्रॉब्लम इज योर माइंडसेट, क्योंकि उस गोल को करते समय तुमने अपने गोल करने के चांसेस को भी सैक्रिफाइस कर दिया। आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी। जिस पर कराजू बोलता है कि सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन रही थी, मुझे लगा वैसा करना बेस्ट रहेगा पूरी की पूरी टीम के लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। जिस पर ईगो क्लियर कट जवाब दे देता है कि तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था, द वन हु फाइट्स फॉर द टीम इज एब्सोल्यूट ट्रैश। जिसके बाद कराजू बिल्कुल चुप हो जाता है और सिर्फ ईगो अपनी फिलॉसफी झाड़ता है कि ये जो तू सूटेबिलिटी नंबर 2 इन सब के पीछे भाग रहा है ना, तो पता भी है इनकी रियलिटी, क्योंकि अगर हर कोई सूटेबिलिटी को देख के उसके अकॉर्डिंग प्ले करेगा तो सॉकर एक स्पोर्ट्स नहीं, कंपटीशन ऑफ फिजिकल एबिलिटीज बन जाएगा। और पता है फ्रांस की टीम ने ही क्यों तुम्हारे अंदर ये सूटेबिलिटी का कीड़ा डाला है, बिकॉज इट इज अ मल्टी एथनिक कंट्री। इनके पास खुद का कोई प्लेयर नहीं है, ये लोग दूसरे के कल्चर्स को, उनके रिलीजियस को रेस्पेक्ट करते हैं और उनको वेलकम करते हैं। और इसी रीजन की वजह से फ्रांस की टीम में अलग अलग वैरायटी के तुम्हें प्लेयर्स दिखेंगे जो कि वर्ल्ड के कोने कोने से आए हुए हैं, जिस वजह से फ्रांस की टीम में जिस पोजीशन पे जो बंदा खेल रहा है वो उसी के लिए बॉर्न हुआ है, अदरवाइज कोई और प्लेयर फ्रांस की टीम में ऐसा घुस ही नहीं सकता। जिस वजह से वो अगर सूटेबिलिटी को फॉलो करें तो उनके लिए वो चलेगा, लेकिन अगर तुम भी उनके प्ले को देख के उन्हीं की तरह खेलने की कोशिश करोगे, इनफैक्ट कोई भी टीम अगर ऐसा करती है तो वो 100% फेल होगी। और इसके बाद ईगो रिवील करता है कि क्यों ह्यूगो इसाई के पीछे पड़ा हुआ था कि सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग खेल, तभी तो ये अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि ईगो के अकॉर्डिंग सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जीना और उससे हैप्पीनेस फील करना, ऐसा माइंडसेट जो स्ट्रांग होते हैं वो वीक माइंडसेट वाले लोगों के माइंड में डालते हैं, सो दैट दे कैन कंट्रोल पॉसिबिलिटीज ऑफ हाउ यू विल रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस। और देखा जाए तो ह्यूगो भी यही करने की कोशिश कर रहा था बेस्ट प्लेयर के साथ, यानी इसागी के साथ। और इसी के बाद ईगो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है दैट वी आर वीक, और अगर हम सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इस वर्ल्ड में कभी भी अपनी पोजीशन नहीं बना पाएंगे। और इसलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ, तुम कोई सी भी पोजीशन पे क्यों ना खेल रहे हो, बट यू शुड ऑलवेज एम फॉर द पोजीशन ऑफ स्ट्राइकर, एंड दैट्स द फिलॉसफी जिसके अराउंड मैंने पूरे के पूरे ब्लूलॉक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। क्योंकि तुम खुद ही बताओ, अगर तुम्हारे पास 100 जीवन होते तो क्या लगता है तुम में से किसी के भी कितने चांसेस हैं वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर बनने के? अगर मुझसे पूछो तो अगर मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिकली सोचता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ
1% चांसेस है, यानी 100 जीवनों में से तुम सिर्फ एक जीवन में वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर बन सकते हो। इतनी तुम्हारी एबिलिटी है इस टाइम पे। लेकिन स्टिल एक ईगोइस्ट सिर्फ उस एक जीवन के लिए उन 100 जीवनों में हर बार ट्राई करेगा वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर बनने का, इवन इफ ही नोज कि उसकी औकात नहीं है, ना ही उसके पास एबिलिटीज है वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर बनने की। एंड दैट्स काइंड ऑफ ईगोइस्ट कैन चेंज दिस वर्ल्ड। और कुछ इस तरीके से ईगो बाकी सब प्लेयर्स की तो पता नहीं, लेकिन ईसाई के अंदर जरूर आग जला देता है। लेकिन कराजू बिना एक्साइटेड हुए ईगो से बोलता है, पर तुम इस चीज़ से तो डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी करंट टैक्टिक्स और अप्रोच बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है फ्रांस के सामने। तो इसके रिप्लाई में ईगो बोलता है, एग्जैक्टली, और उसी के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। और क्योंकि हमारी इसागी योइची वाली अप्रोच काम नहीं कर रही है, तो हम अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। और उसके लिए जो फॉर्मेशन हम सेकंड हाफ में यूज करने वाले हैं वो है जो कि तुम्हें स्पॉयलर्स में अभी तक पता भी चल गई होगी कि कौन कौन से प्लेयर्स की एंट्री हुई है। लेकिन फिलहाल सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था फ्रांस का लॉकर रूम, जिसमें कि सारे प्लेयर्स चिल थे। फ्रांस का जो कोच था इन सबको मोटिवेट कर रहा था कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम सबसे बेस्ट टीम हो। इनफैक्ट 100 सालों में एक बार ऐसी टीम बनती है, ये सारी चीजें बोले जा रहा था। और बंदा इस हद तक चला जाता है कि वो ये बोल देता है, तुम फ्रांस की हिस्ट्री को चेंज नहीं करोगे फुटबॉल फील्ड में, बल्कि तुम पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही चेंज करके जाओगे सॉकर फील्ड में। सो लेट्स गो एंड मेक हिस्ट्री। इसी के साथ सारे के सारे प्लेयर्स पंप हो जाते हैं। लेकिन ये तीनों बिल्कुल शांत थे। बट जब ये सारे लोग वापस से ग्राउंड में जा रहे होते हैं तो लोकी चार्ल्स से बोलता है, हे चार्ल्स, क्या तुम कुछ और पासेस नहीं कर सकते मुझे? कि तुम कुछ ज्यादा ही कैजुअली खेले जा रहे हो और तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारा स्ट्राइकर एक भी गोल नहीं कर पाएगा इस मैच में। जिस पर चार्ल्स एग्री कर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था लोकी फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगा है। लेकिन पीछे से ह्यूगो आता है जो कि काफी ज्यादा ह्यूज था यार, साइज में इन दोनों से काफी बड़ा लग रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन खैर वो पीछे से आके बोलता है उन दोनों से कि चिंता मत करो, जैसा हम सोच रहे थे शायद वैसा नहीं होने वाला इस मैच में, क्योंकि ब्यूलॉक की टीम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है, क्योंकि उस टीम ने कुछ और ही डेस्टिनी चुनी है। और पता है ह्यूगो ऐसा क्यों बोल रहा था? क्योंकि उसके सामने खड़े थे 3 न्यू प्लेयर्स जो कि पूरे बवाल प्लेयर्स हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है, हम सब जानते हैं। और मैं जिन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ वो है शीदो, बारो और कुनिगामी। अब शीदो और बारो के बारे में तो हमें पिछले चैप्टर में ही पता चल गया था, लेकिन कुनिगामी यहाँ पे सरप्राइज एंट्री लेता है। ये बंदा हमेशा सरप्राइज करता है, अचानक से एंट्री लेता है किसी भी जगह पे। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ये तीनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होंगे कैसे, क्योंकि इन तीनों ने जिन प्लेयर्स को रिप्लेस करा है वो है शिगरी, बशीरा और नीको, जिसके बाद ब्यूलॉक की फॉर्मेशन कुछ ऐसी दिख रही है। अब तुम खुद बताओ, इस फॉर्मेशन में 5 स्ट्राइकर्स हैं जो कि अपने अपने गोल के लिए खेलेंगे, जो कि साफ साफ इंडिकेट करता है कि अगले कुछ चैप्टर्स में भसड़ मचना तो तय है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईसाई की तरफ, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक काफी ज्यादा काल्म हो चुका था, क्योंकि तब से जो उस पर प्रेशर था कि पूरी की पूरी टीम उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वो प्रेशर अब ईसाई के ऊपर से जा चुका है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुका है उसके अराउंड जो फॉर्मेशन था वो वर्क नहीं कर रहा है फ्रांस के अगेंस्ट में। और वो ये भी एक्सेप्ट कर चुका है कि समवन इज मोर टैलेंटेड देन मी, इनफैक्ट ही इज अ बिगर ड्रीमर देन मी। और ये दोनों चीजें एक साथ होंगी उसने कभी भी नहीं सोचा था। बट स्टिल समहाउ ही फील्स एक्साइटेड, क्योंकि फिलहाल के लिए उसे अपना गोल मिल चुका है इस मैच में, दैट ही वांट्स टू सरपास ह्यूगो। और यही चीज इसागी की ईगो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। स्टार्टिंग होती है कमेंटेटर से, जो कि काफी एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने अपनी टीम यानी जापान की टीम को आज तक इतना तगड़ा कंपटीशन देते हुए नहीं देखा था, वो भी नॉर्मल टीम को नहीं, वर्ल्ड चैंपियंस कैपेबल टीम को। खैर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है आक्यू के कराजू को पास करने से और कराजू के शीदो को पास करने से, लेकिन शीदो बॉल को लेके भागने नहीं लग जाता, वो भी तुरंत पास कर देता है। और उसका पास था रियो की तरफ, जो अगेन पास करता है कराजू की तरफ। और ऐसा रिपीटेडली करने से वो अपने सामने खड़े फ्रांस के प्लेयर्स को पीछे छोड़ देते हैं। और इस तरीके के स्ट्रेटेजिक पास को देख के ये तीनों समझ जाते हैं कि ब्यूलॉक की टीम ने अपना पूरा फोकस चेंज कर दिया, क्योंकि फर्स्ट हाफ में उनका फोकस था इसागी के थ्रू गोल करने पे, लेकिन इस हाफ में उनका फोकस है सिर्फ गोल करने पे। और फर्स्ट हाफ से बहुत बड़ा चेंज ये भी है कि पहले हाफ में तो ब्यूलॉक के प्लेयर्स यानी जापान के प्लेयर्स फ्रांस के प्लेयर से कम्पीट करने लग जाया करते थे कि कैसे मैं इसको पीछे छोड़ूं अपनी स्किल्स का यूज करके। लेकिन इस हाफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये लोग एक दूसरे को पास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी कम्पीट करने की कोशिश नहीं कर रहे।
क्योंकि शायद समझ चुके हैं ये लोग स्ट्रेटेजिक पासेस के थ्रू और टीम वर्क के थ्रू ही वो गोल तक पहुंच पाएंगे। एंड ऐसे पासेस को देख के वैसे इन लोगों को लग रहा था कि शायद कराजू इनका मेन प्लेयर है, यानी इस स्ट्रेटेजिक पास में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि जब शीदो पास करता है ह्यूरी को तो ये तीनों ही एक साथ गोल की तरफ भागने लगते हैं, नॉट जस्ट कराजू। एंड ह्यूरी के पास के बारे में तो तुम्हें पता ही है, उसका तगड़ा पास सीधे जाता है कराजू की तरफ। एटलीस्ट लग रहा था ऐसा फ्रांस के प्लेयर्स को, क्योंकि उसके पीछे छुपा हुआ था इसागी जो कि उस पास को रिसीव करता है। एंड ज्यादातर फ्रांस के प्लेयर्स ये चीज नहीं देख पाते, बट लोकी ये चीज देख सकता था, इसलिए इसागी को रोकने भी पहुंच जाता है वो सही टाइम पे। बट इसागी भी इस चीज से शॉक नहीं होता, क्योंकि शायद वो ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा था और वो डायरेक्टली पास कर देता है रिन की तरफ। और जब लोकी रिन की तरफ जाता है तो रिन तुरंत पास कर देता है इसागी की तरफ। यानी देख रहे हो, ब्यूलॉक के प्लेयर्स जरा सा भी कम्पीट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब लोगी ईसाई की तरफ बढ़ता है अपनी स्पीड का यूज करके उसके साथ कैचअप भी कर लेता है और ऑलमोस्ट रोकने वाला होता है, तो अगेन ईसाई कम्पीट नहीं करता, क्योंकि वो बॉल पास करता है बारो को, जो कि एक बैड है एंट्री के साथ गोल की तरफ बढ़ता है। यानी बारो बॉल रिसीव करता है और अपने उसी सिग्नेचर मूव का यूज करके, यानी जिगजैग ड्रिबलिंग का यूज करके फ्रांस के प्लेयर्स को पीछे छोड़ता है और आगे बढ़ने लगता है और अपनी सही रेंज में आके गोल उसको करने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसे आके रोक लेता है ह्यूगो, जो कि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ह्यूगो पिछले चैप्टर में दिखा ही नहीं था। लेकिन ह्यूगो बारो को सिर्फ रोकता नहीं है, उससे बकायदा बॉल स्टील करता है और काउंटर पास देता है लोगी और चार्ल्स की तरफ। एटलीस्ट एज अ ब्यूलॉक के प्लेयर्स को लगता है, क्योंकि ये पास लोगी और चार्ल्स की तरफ नहीं, इस दानव की तरफ था। और ऐसा ह्यूगो ने इसलिए किया क्योंकि वो समझ चुका था कि ब्यूलॉक की टीम सेकंड हाफ में फुल ऑफेंसिव मोड में जाने वाली है, और क्योंकि स्ट्राइकर्स का नंबर बढ़ चुका है ब्यूलॉक की टीम में, तो ऐसा कहा जा सकता है कि उनकी अटैकिंग पावर भी बढ़ गई है, जिस वजह से फ्रांस की टीम भी तुरंत डिसाइड कर लेती है कि वो भी फुल ऑफेंसिव मोड में जाएंगे। अब ये सारी चीज तो ठीक थी, लेकिन ह्यूगो पास इस दानव को क्यों करता, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में तुम्हें समझा चुका हूँ कि ब्यूलॉक के जीतने के चांसेस सिर्फ एक ही चीज की वजह से, उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जिसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं बारो और शीदो के एंटर करने से, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे कब करेंगे कुछ भी नहीं पता। और उसी वीडियो में मैंने तुम्हें यही बताया था कि फ्रांस की टीम में सिर्फ एक ही अनप्रेडिक्टेबल बंदा है, वो है चार्ल्स। इसका भी कुछ नहीं पता क्या करेगा, किसको पास करेगा, कब करेगा। अब ये जो चीज ह्यूगो ने की है ना, यानी इस दानव को पास करना, इसको देख के ऐसा लगने लगा है कि फ्रांस की टीम अनप्रेडिक्टेबिलिटी में भी ब्यूलॉक से आ गई है, क्योंकि ये चीज प्रूव करती है कि ब्यूलॉक की टीम इस मैच को 101% नहीं जीतने वाली। क्योंकि ये दानव बॉल रिसीव करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ लोकी ही एक स्ट्राइकर है हमारी टीम में? और ये चीज सुन के इसागी और कराजू दोनों शॉक्ड, क्योंकि ये दानव जिस स्पीड से ब्यूलॉक के गोल की तरफ भागता है, ब्यूलॉक के प्लेयर्स की फटके चार हो जाती है। क्योंकि फ्रांस टीम ये भी पहचान चुकी थी कि ब्यूलॉक पूरे के पूरे ऑफेंसिव मोड में जा चुकी है, जिस वजह से उनका थोड़ा बहुत जो डिफेंसिव पैटर्न है वो सिर्फ लोकी और चार्ल्स के अराउंड ही है। बाकी सारे लोग खुले घूम सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। एंड इसी का फायदा ये दानव उठाता है और ब्यूलॉक के फॉर्मेशन को चीरते हुए उनके गोल के पास पहुंच जाता है। और ये सारे एक्शंस देख के ईगो को तुरंत समझ में आ जाता है कि फ्रांस की टीम भी अब हाइपर ऑफेंसिव मोड में जाने वाली है, जिसमें कि दोनों ही टीम अपने डिफेंस को काफी हद तक कम कर देंगी। और ऐसे हाई लेवल प्ले को देख के हम सब तो शॉक नहीं थे, लेकिन ये अनरी भी काफी सरप्राइज थी कि उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई फ्रांस को काउंटर करने के लिए, और सेकंड हाफ स्टार्ट भी नहीं हुआ उन्होंने काउंटर भी निकाल लिया उस स्ट्रेटेजी का। इसके बाद ये दानव एक ऐसी किक मारता है जिसको रोका ना जाए तो भी गोल होगा, लेकिन यही किक एक पास की तरह भी काम करती है, जो कि आगे के फ्रांस के प्लेयर्स रिसीव कर सकते हैं। यानी समझ रहे हो, अपना गोली दो तरफ से फंस जाता है इस किक के आगे। और वैसे तो गागामारू रोकने की कोशिश करने वाला था ऑब्वियसली इस गोल को होने से, बट उसकी ये उम्मीद चकनाचूर हो जाती है जब वो अपने सामने लोकी को उड़ते हुए देखता है, जो कि हेडर के थ्रू गोल करने वाला था। एंड इसको भी रोकने की कोशिश करता गागामारू, पर दिक्कत पता है यहाँ पे क्या थी? गागामारू या फिर कोई भी गोलकीपर ये गैस कर ही नहीं सकता था कि लोकी अपने हेड का यूज करेगा कि नहीं। अगर करता है तो वो डेविएट कर देगा उस बॉल को, और अगर नहीं करता है तो अपने आप ही गोल हो जाएगा। तो किस तरफ जाए गागामारू ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से ये एक गारंटेड गोल था। लेकिन अचानक से सरप्राइज एंट्री होती है कुनिगामी की, जो कि अपने हेडर के थ्रू गोल स्कोर होने से रोक लेता है। यहाँ पर वो हम सब व्यूअर्स के साथ साथ फील्ड पे प्रेजेंट ऑडियंस को भी शॉक कर देता है। ऑडियंस बावली हो जाती है पूरी की पूरी। खैर ऐसे डिफेंस के बाद बॉल जाती है आरयू के पास, जो कि बॉल को रिसीव करता है और उसे रीडायरेक्ट करता है ह्यूरी की तरफ, और इसी के साथ ब्यूलॉक का काउंटर अटैक शुरू हो जाता है। और ऐसे काउंटर अटैक के साथ इसागी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करता है
कि नाउ जैसा ईगो ने प्लान किया था वैसा ही सब कुछ वर्क कर रहा है, क्योंकि अब ब्लू लॉक की टीम 2 सिस्टम्स में बट चुकी है, एक कराजू का सिस्टम और एक उसका सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स का यूज करके और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अब वो फ्रांस को थोड़ी बहुत टक्कर दे पा रहे हैं। नहीं तो पहले तो कुछ भी काम नहीं कर रहा था इनका प्लान। हर प्लान में फ्रांस टांग अड़ा के उस प्लान को तहस नहस कर दिया करता था। और ब्लू लॉक प्लेयर्स भी देख रहे होंगे, इसलिए सब कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। टिसागी उसे अभी भी चिंता थी, क्योंकि अभी भी एक चीज उसे खटक रही है, एंड दैट इज ह्यूगो। क्योंकि अभी भी वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है कि आखिर वो ह्यूगो को बीट करेंगे कैसे। सही में यार ये बंदा एक्सप्रेशन लेस है। अब इसका रीजन ये हो सकता है कि अभी इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता ब्लू लॉक क्या कर रहा है, क्योंकि इन्हें पता है अपनी कैपेबिलिटी के बारे में, या फिर ये हर सिचुएशन में ही ऐसे रिएक्ट करता है। 2 रीजन हो सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। खैर रियो जब बॉल को लेके आगे बढ़ रहा था तो ह्यूगो उसे रोक देता है और ब्लू लॉक का कोऑर्डिनेशन डगमगाने लगता है। इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है जो कि मनी मन सोच रहा होता है कि अगर वो सिर्फ टीम के सेकंड बेस्ट बनने पे ध्यान देता है और सिर्फ पासिंग पे फोकस करता है तो ब्लू लॉक के लिए अटैक करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन अगर वो रियलिटी में ऐसा करता है तो ये तो वही बात हो जाएगी जो कि ह्यूगो बोल रहा था, टीम के लिए सूटेबिलिटी को फॉलो करना सो दैट डेस्टिनी उसे मिल सके। और इसागी अच्छी तरीके से जानता है ईगो ऐसा बिल्कुल ही नहीं चाहता, स्पेशली उसके लिए, क्योंकि वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर बनना है उसे। इसलिए वो ढंग से डिसीजन ले चुका है कि उसे किसी भी हाल में ह्यूगो को बीट करने की कोई ना कोई थ्योरी तो फाइंड करनी ही पड़ेगी। इतने पीछे से बाहर आता है और इसागी से सिर्फ एक चीज बोलता है, यू आर नॉट योरसेल्फ लूजर, आई कांट स्मेल अ गोल फ्रॉम यू। और वैसे तो ईगो ने मुझसे बोला था कि मुझे तेरे मूव्स को एक्सप्लॉइट करके तेरे ही गोल्स को डिवोर करना है, बट यू आर यूजलेस नाउ, यू आर नॉट द किंग इन दिस गेम। और सही में यार मैं रियलिटी बताता हूँ तुम्हें, ब्लू लॉक में स्ट्राइकर्स कितने भी तगड़े क्यों ना हो, लेकिन बारो का ऑरा अलग ही लेवल का होता है और उस ऑरा को मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेयर मैच कर सकता है, ना ही अभी ना ही फ्यूचर में। खैर ऐसा कहते हुए बारो आगे निकल जाता है अपना नया प्रे ढूंढने के लिए, क्योंकि इसागी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके लिए यूजलेस है। क्योंकि जब इसागी खुद गोल स्कोर करने की सोच नहीं पा रहा तो बारो उसके मूव्स को एक्सप्लॉइट करेगा कैसे? यानी समझ रहे हो, बारो का अगला प्रे वही होगा जो कि गोल स्कोर करने की कोशिश करेगा। इसके बाद हमें कराजू दिखाया जाता है जो कि था तो फील्ड पर, लेकिन उसका मन पास्ट में था, क्योंकि उसे लगता है कि इसागी एंड हिम आर वेरी मच अलाइक। दोनों के ही पास सेम IQ है, एक साथ ही ब्लू लॉक में आए थे और सिमिलर काइंड ऑफ एबिलिटीज है उन दोनों के पास। क्योंकि जस्ट लाइक इसागी वो भी स्ट्राइकर बनना चाहता है, बट उसके ड्रीम और उसके रोल में बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि ज्यादातर टाइम उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग टीम में सही पोजीशन उसकी मिडफील्ड में ही आती है। और ये चीज वो अच्छी तरीके से जानता है, बॉल को कंट्रोल करना और मिडफील्ड को कंट्रोल करना उसकी बेस्ट एबिलिटीज में आता है। दैट्स व्हाई ही नोज ही इज बेस्ट सूटेड फॉर मिडफील्डर। बट फिर भी वो मिडफील्डर बनना चाहता ही नहीं था, इसलिए उसने ब्लू लॉक ज्वाइन करा, क्योंकि वहां पर सारे के सारे स्ट्राइकर्स आए थे और बेस्ट स्ट्राइकर बनाने का वादा कर रहा था ब्लू लॉक। बट धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लू लॉक प्रोजेक्ट आगे बढ़ा तो जिस इसागी को वो अपनी बराबर समझा करता था उसके और कराजू के बीच में गैप बढ़ने लगा। इसागी स्पॉटलाइट में आ गया अपने तगड़े तगड़े गोल्स और अपने तगड़े तगड़े प्लेज को लेके, और वो इसागी की शैडोज में रह गया। और तभी से वो ऐसा सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्या है जो कि इसागी में है और उसमें नहीं। आखिर वो कब तक स्ट्राइकर बनने के पीछे भागेगा और कब तक उसे लाइट मिलेगी यानी सक्सेस मिलेगी। इसलिए वो ईगो का काफी ज्यादा शुक्रगुजार है कि वो अपने प्रोजेक्ट में उसे लेके आया और स्ट्राइकर बनने की उम्मीद दी। बट अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ईगो की फिलॉसफी उसके काम आ रही है, क्योंकि जब उसने ह्यूगो को बोलते हुए सुना कि सेकंड बेस्ट बन के भी टीम को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, तो उसके अंदर कुछ हिट हुआ और उसे समझ में आया कि जो करंट ब्लू लॉक है इसागी के नंबर 1 होने की वजह से लिमिट पे पहुंच चुका है अपनी, और शायद अब ब्लू लॉक को नंबर 2 की जरूरत है। और इसी के साथ कराजू पास मांगता है रियो से, जिसको कि रोके हुआ था ह्यूगो, और जब कराजू उस पास को रिसीव करता है तो ह्यूगो उसकी तारीफ करने लग जाता है। पता ही नहीं समझ में नहीं आ रहा यार इस बंदे का माइंडसेट। मुझे खुद नंबर 2 है तो दूसरे को नंबर 2 बनाने के पीछे लगा रहता है, और जो बंदा नंबर 2 के पीछे भागने लग गया उसकी तारीफ करे जा रहा है। इसके बाद हमें फिर कराजू शो कराया था जो कि अभी भी कंफ्यूज्ड है कि उसे नंबर 1 स्ट्राइकर के पीछे भागना चाहिए या फिर नंबर 2 बन जाना चाहिए अपनी टीम की विक्ट्री के लिए। बट फॉर नाउ वो टीम को सपोर्ट करेगा, नंबर 1 बनने की चीज वो फ्यूचर पे छोड़ता है। और इसी के साथ सारे प्लेयर्स एक्साइटेड हो जाते हैं, ब्लू लॉक के प्लेयर, क्योंकि हर कोई सोच रहा था कि कराजू किसे पास करेगा। एंड कराजू उसके मन में अभी भी यही चल रहा था
कि भले ही फिलहाल वो सेकंड बेस्ट की तरह खेलेगा, लेकिन वो पास भी ऐसे बंदे को करेगा जो कि गोल करे, एंड दैट्स हाउ वो इस मैच में एसआई को हराएगा। और ये सब करने के लिए वो जिस प्लेयर को चुनता है वो था शीदो, एंड आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन है यार। गोल के पास अगर शीदो के पास बॉल जा रही है तो बंदा गोल करके ही लौटता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कराजू ने उसको ही बॉल पास की थी। और वैसे तो स्टार्टिंग में शीदो नॉर्मली खेल रहा था, पास कर रहा था सारे प्लेयर्स को, लेकिन अब क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है गोल करने की, तो बंदा अपने अंदर का फ्रीक अनलीश करता है। और इस मैच में कराजू का मेन वेपन शीदो ही होने वाला है, यानी उसी के थ्रू गोल करेगा वो इस पूरे के पूरे मैच में सेकंड बेस्ट प्लेयर बनके। इसका सीन शिफ्ट होता है चार्ल्स की तरफ, जिसके बगल में ही इसागी भाग रहा था, एंड इसागी काफी सरप्राइज था ये देख के कि अपने टीम के प्लेयर तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है ही शीदो को बॉल के साथ देख के, लेकिन चार्ल्स जो कि दूसरी टीम में वो भी काफी एक्साइटेड है, क्योंकि वो जानता था नियो ईगोस लीग में खेलने के बाद से ही कि कराजू और शीदो का डुओ कितना ज्यादा डेडली है, और इसलिए उसे पता था कि अब ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाला है। इसके बाद हम शीदो को देखते हैं जो कि सिंगल हैंडेडली सारे प्लेयर्स को चकमा देते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और वैसे तो शीदो आराम से खेला करता है, बट इस वक्त वो जल्दी में है, क्योंकि उससे और कराजू दोनों को पता है कि ह्यूगो के आने से पहले उन्हें जल्दी से जल्दी गोल स्कोर करना होगा। इसलिए शीदो जल्दी से ह्यूरी को पास करता है, उसके सराउंडिंग में जो प्लेयर्स थे उनसे फ्री होता है। और ये सब कुछ जब हो रहा था तो ह्यूगो को गोल तक पहुंचने के लिए डिले कर रहा था रेन। अब रेन ह्यूगो के पास है, एक बंदा फ्री है, तुम सब जानते हो उसका नाम, डेट इज लोकी, जो कि शीदो को रोकने भी आएगा आगे। खैर ये सारी चीज जब चल रही थी तो सागी मन ही मन सोच रहा था कि सोचने वाली बात है, इतने टाइम हो गया मुझे ब्लॉक में इतने सारे मैचेस खेल लिए, नियो ईगोस लीग निकल गई पूरी की पूरी, लेकिन मुझे शीदो के साथ केमिकल रिएक्शन बनाने का मौका ही नहीं मिला। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सामने वाले अपोनेंट को ज्यादा ही अडेप्ट करने की कोशिश करता हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इट मस्ट बी बिकॉज आई डिवोट देम टू स्कोर माई गोल्स। और ये चीज शायद शीदो भी जानता था, इसलिए उसने भी कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन वहीं कराजू ही कीप्स एन इफेक्टिव डिस्टेंस, जहां से वो जैसा चाहे वैसा खेलता है बेस्ड ऑन अ स्ट्राइकर, कि स्ट्राइकर किस तरीके से उसको यूज करना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि स्ट्राइकर यूज करते हैं सिर्फ कराजू का, कराजू भी साथ के साथ डिसाइड करता है कि उसे उस स्पेसिफिक स्ट्राइकर के साथ खेलना चाहिए कि नहीं। तो वो एट द सेम टाइम ये भी डिसाइड करता है कि वो उसे पास करेगा कि नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यूरी बॉल पास करता है कराजू को, जिसको कि इसागी एक परफेक्ट प्लेयर मानता था शीदो के साथ डुओ बनाने के लिए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं ये चीज नहीं मानता, क्योंकि मेरे मानने में तो शीदो के लिए बेस्ट पार्टनर है साइतोशी। खैर बॉल रिसीव करते हुए कराजू मनी मन ये सोच रहा होता है कि अभी तक ब्लॉक में सिर्फ वही एक इकलौता प्लेयर है जो कि शीदो के साथ बराबरी की पार्टनरशिप कर पाया है। और यार अगर साइतोशी ब्लॉक की टीम में नहीं माना जाता है तो कराजू की बात गलत तो नहीं है, कोई और शीदो के साथ खेल ही नहीं पाता। और इसके पीछे का रीजन कराजू ये मानता है कि वो काफी ज्यादा कूल हेडेड है। बाकी प्लेयर्स अगर शीदो के साथ खेलने की कोशिश करते हैं तो शीदो अपनी मनमानी करता है, जिस वजह से उन प्लेयर्स को फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है और कोई भी शीदो के साथ नहीं खेलना चाहता, उससे इरिटेट हो जाते सब लोग। बट वो क्योंकि कूल हेडेड है तो उसकी सारी हरकतों को आसानी से नेग्लेक्ट कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी इस आदत से खुश है, बट क्योंकि उसे इसाई को हराना है और उसके लिए शीदो की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ही डजंट केयर अबाउट दैट। बस उसे अब ब्लॉक की टीम को अपने कंट्रोल में लेना है, दैट्स इट। और इसके लिए जब कराजू पास करता है शीदो को, जो कि बिल्कुल गोल के सामने था, जिस पे शीदो खुश, क्योंकि ऐसा गोल करना था उसके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन तभी ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पे उसे रोकने पहुंचा था लोकी, जिसे देख के कराजू तो काफी शॉक्ड था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लोकी यहाँ पे अचानक से कैसे पहुंच गया, ये तो काफी ज्यादा पीछे था। लेकिन शीदो ज्यादा सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसे अंदाजा था कि लोकी कैसी कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि अगेन नियो ईगोस लीग में शीदो का मास्टर था ये। लेकिन वहीं लोकी भी जानता था शीदो की कैपेबिलिटीज को, इसलिए वो खुद शीदो को रोकने पहुंचा है। लेकिन फिर भी शीदो रुकता नहीं है, बंदा बाहरा हो जाता है और बॉल को रिसीव करके गोल करने की कोशिश अभी भी करता है, भले ही 50-50% चांसेस क्यों ना हो उसकी हार या फिर जीत के। लेकिन अचानक से फिर से एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है किंग की, यानी बारो की, जो कि तुरंत ही आके बॉल रिसीव करके तुरंत ही गोल कर देता है बिना कोई मौका दिए। एंड ऐसे सरप्राइज गोल को भला कौन रोक सकता था, इसलिए आसानी से गोल हो भी जाता है। और इसी गोल के साथ जरा लोकी का मुंह देखो, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन होल मैच
जब लोकी हमें सरप्राइज दिखाया। इसी के साथ जापान की तरफ से एक गोल हो जाता है एंड दैट्स हाउ फ्रांस और जापान की टीम फिर से बराबरी पे आ जाती है। अब तुम्हें याद हो, इसलिए मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि बारो अब दूसरा बंदा ढूंढ रहा है जिसको कि वो डिवोर कर सके। इसागी को उसने छोड़ दिया है क्योंकि इसागी इस मैच में उसे किंग नहीं दिखता, और इसी वजह से मुझे काफी चांसेस लग रहे थे। जब पिछले चैप्टर के एंड में शीदो के पास बॉल आई थी ना और कराजू ने डिसाइड किया था कि वो उसके थ्रू गोल करेगा, तो आई वॉज 90% श्योर कि शीदो जब गोल करने की कोशिश करेगा तो बारो आएगा, उसे डिवोर करके खुद गोल कर देगा, और ये चीज मैंने बोली भी थी एंड एग्जैक्टली वही चीज हुई है। और यही जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, यही ब्लू लॉक की टीम को डेडली बनाती है। कैसे बनाती है वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और मैंने इसी वीडियो में ये भी बताया था कि इसी एबिलिटी की वजह से ब्लू लॉक इतना ज्यादा डेडली हो जाएगा कि फ्रांस को सीरियसली खेलने पे मजबूर कर देगा और उनको रियलाइज करवा देगा कि जापान की टीम जैसी पहले हुआ करती थी वैसी अब बिल्कुल भी नहीं है। खैर, इस गोल के बाद सारी पब्लिक पागल, कमेंटेटर्स पागल, ब्लू लॉक के खुद के प्लेयर्स पागल, चारों तरफ खुशी का माहौल। लेकिन इसागी मन ही मन सोच रहा था कि बारो ने अब उसका पीछा करना बंद कर दिया है, उसको डिवोर करना बंद कर दिया है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि असली हीट इस वक्त ब्लू लॉक में कहां पर है। हु इज कराजू, और कराजू किसके थ्रू गोल कराना चाहता है? शीदो के थ्रू। तो उसी को डिवोर करने की कोशिश करेगा अब बारो। इसके बाद हमें दोनों जोकर्स के बीच में काफी ज्यादा सीरियस कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जो कि वैसे तो एक दूसरे से इम्प्रेस्ड थे बट एक दूसरे को चैलेंज भी दे रहे थे। जहां पर कि शीदो बोल रहा था कि वो अच्छा गोल था, बट और भी अच्छा होता अगर तू खुद करता, मेरा गोल ना चुराता, यू हाय ना। जिसमें बारो भी बोल देता है कि अच्छा तुझ में हिम्मत है तो तू कर ले, यू सेल एक्सप्लोडर। अब भले ही इन दोनों में बहसबाजी चल रही हो, लेकिन फायदा कराजू का हो रहा था, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी गोल करे पास तो कराजू के थ्रू ही जाएगा एंड अल्टीमेटली वो इसागी को हरा पाएगा। और दूसरी तरफ इसागी मन ही मन इसी खौफ में था कि क्या ये टीम अब ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है कंपैरिजन टू जब मैं नंबर 1 था इस टीम का। एम आई लूजिंग माई प्लेस हियर? क्या ये पूरी की पूरी टीम कराजू के हाथों में जा रही है? इसागी की यही जो सोच है ना, उसे नीचे गिराती जा रही है, क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी, उसके प्लान्स, उसकी स्ट्रेटेजी, सारी चीजें एक चीज के बेसिस पे होती है कि वो नंबर 1 प्लेयर है पूरी टीम का, और पूरी टीम उसी के अराउंड घूमनी चाहिए, और इसी वजह से उसके सारे प्लान्स फेल हो जा रहे हैं। खैर, फ्रांस का कोच ह्यूगो और लोकी को बुलाता है और उनसे बोलता है कि भाई कर क्या रहे हो, अगर तुम ऐसे ही खेलते रहे तो शायद हार जाओगे, और तुम्हें सही में लगता है कि अगर तुम यहाँ पे हारे तो वर्ल्ड कप जीत पाओगे? जिस पे ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। ह्यूगो बोलता है कि लोकी से गोल नहीं हो रहा, लोकी बोलता है कि ह्यूगो पास नहीं कर पा रहा ढंग से मुझे। जिसके बाद कोच डिसाइड करता है कि वो फॉर्मेशन चेंज करेगा, और वो क्लियरली इन दोनों से बोलता है कि फालतू में खेलने की जरूरत नहीं है, शो देम योर गिफ्ट्स, कि तुम कितने ज्यादा गिफ्टेड हो। जिस पे ये दोनों तैयार हो जाते हैं और मैच फिर से शुरू होता है, जहाँ पर कि ह्यूगो बॉल को लेके आगे बढ़ता है और वहीं लोकी पीछे की तरफ जा रहा होता है। और यही चीज देख के सागी सरप्राइज कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं। ह्यूगो आगे की तरफ जा रहा है गोल करने को और लोकी पीछे जा रहा है, लेकिन इसाई को क्या पता था ये फ्रांस का प्लान्ड मूव था, कोई रैंडम अटैक नहीं जो कि पहले करते हुए आए हो। क्योंकि इस मूव में ह्यूगो 2 प्लेयर्स का यूज करता है, उनको इधर उधर डायरेक्शन में भेज देता है, एज अ डिकॉय यूज करता है उनका। और ये सारी चीजें इतनी जल्दी होती हैं कि ब्लू लॉक के प्लेयर्स को समझ में ही नहीं आता कि उन्हें किसे रोकना चाहिए, किसको टारगेट करना चाहिए। लेकिन उन्हें अंदाजा था कि ह्यूगो किसी को पास नहीं करेगा, खुद ही बॉल को लेके आगे बढ़ेगा। तो इसलिए कुनिगामी ह्यूगो को डायरेक्टली कन्फ्रंट करने पहुंच जाता, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ह्यूगो को इसी चीज का इंतजार था कि सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं अटक जाएं। और अब ऐसा हो चुका था एंड दैट्स व्हाई इसी स्पेसिफिक टाइम पे एंट्री होती है लोकी की। और पता है लोकी अपीयर होते हुए क्या बोलता है? प्रिपरेशन आर कंप्लीट। और ऐसा बोलने के बाद ही वो तुरंत ही एक्सेलरेट कर जाता है गोल की तरफ, बिना बॉल को देखे, बिना प्लेयर्स को देखे कि वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज ही न्यू कि ह्यूगो उस तक बॉल पहुंचा देगा। और लोकी के इस अटैक को आईक्यू रोकने की कोशिश तो करता है, बट प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या थी? आईक्यू को बॉल और लोकी इन दोनों को देखना पड़ रहा था, पर लोकी उसको कुछ भी नहीं देखना पड़ रहा था, सिर्फ वो गोल की तरफ भाग रहा था। और यही चीज आईक्यू को शॉक कर देती है कि बंदा बॉल की तरफ तो देख ही नहीं रहा, जिस वजह से आईक्यू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि लोकी का अगला मूव क्या होगा। लेकिन भैया इतने सोचने समझने का टाइम कहाँ होता है इतने तगड़े रैपिड अटैक के दौरान। और पता है लोकी को और ह्यूगो को एक दूसरे पे ट्रस्ट इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के टैलेंट की रेस्पेक्ट करते हैं और समझते हैं कि उन दोनों के टैलेंट का कॉम्बिनेशन 50-100 सालों में एक बार होता है। इतना ज्यादा रेयर है इन दोनों के टैलेंट का कॉम्बिनेशन, एंड दैट्स व्हाई एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस गोल हो जाता है जूलियन लोकी के थ्रू।
जिसके बाद वो हर प्लेयर की तरह दहाड़ने लगता है। और इस सब के होने के बाद इसागी स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो फ्रस्ट्रेटेड कम और इंस्पायर्ड ज्यादा था इन दोनों के टीम वर्क से। इनफैक्ट जो जापानीज कमेंटेटर है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। आई मीन यार, अपनी ही कंट्री की टीम के हारने पे कौन इतना ज्यादा खुश होता है मैंने तो नहीं देखा कोई। खैर, इस गोल के साथ लोकी ये प्रूव कर देता है कि अगर वो अपनी पे उतर आए ना तो चाहते हुए भी उसकी सामने वाली टीम के प्लेयर्स रोक नहीं पाएंगे उसे। और ये चीज ब्लॉक के प्लेयर्स भी रियलाइज कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, कहां पर पास जाएगा, किस पोजीशन पे पास जाएगा, लेकिन स्टिल वो इस लोकी और ह्यूगो के कॉम्बो को रोक नहीं पाए बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन कि लोकी काफी ज्यादा फास्ट है, जिस वजह से गगामारू को लोकी एक ह्यूमन चीट कोड लग रहा है। रियो का मानना था कि वो बस बराबरी करने ही लगे थे फ्रांस की, और फ्रांस ने थप्पड़ मारी, उन्हें फिर पीछे ढकेल दिया अपनी खतरनाक स्किल्स को शो करके। और कराजू तो ये तक कह देता है ह्यूगो और लोकी की परफॉर्मेंस देख के कि हम ह्यूमन से कम्पीट कर रहे हैं या फिर उनके सामने एलियंस खड़े हैं। एंड पता है, लोकी और ह्यूगो की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा इंप्रेसिव थी कि ईगो भी अपना पेशेंस खो देता है और तुरंत ही एक प्लेयर चेंज करता है। रियो को हटा के ओटोया को फील्ड में उतारता है। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि यार ओटोया क्या ही कर लेगा, रियो से अच्छा प्लेयर थोड़ी है ओटोया। तो हाँ, ओटोया अच्छा प्लेयर तो नहीं है, लेकिन इसागी को समझ में आ रहा था कि ईगो ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज कराजू के मूव्स वर्क कर रहे हैं और कराजू का जो सिस्टम है उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ईगो ने ये डिसीजन लिया है। बिकॉज वी ऑल नो कराजू और ओटोया का टीम वर्क कैसा है, जिस वजह से इसागी को जो टीम अपने हाथ से निकलती हुई दिख रही थी, ईगो के इस मूव के साथ ये क्लियर हो जाता है कि अब ईगो इसागी के सिस्टम से ज्यादा कराजू के सिस्टम पे भरोसा कर रहा है जीतने के लिए। लेकिन सिर्फ वही नहीं, रिन के साथ भी ऐसा ही था। वो भी कंप्लीटली यूजलेस महसूस कर रहा था इस मैच में, कुछ भी नहीं कर पाया। तुम खुद देख रहे होगे, क्योंकि हम पूरे मैच में देखते हुए आए हैं। रिन को टारगेट कर रहा है लोकी और इसागी को टारगेट कर रहा है ह्यूगो। और क्योंकि ये दोनों ऐसे हर्डल्स को पार नहीं कर पा रहे, तो इसलिए ईगो का भरोसा उतरने लगा इन दोनों से कि ये दोनों इस मैच में गोल कर ही नहीं पाएंगे। और इसागी इस चीज से गुस्सा भी नहीं होता, क्योंकि वो खुद रियलाइज कर चुका था कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है इस मैच में, ना ही किसी तरीके का गोल कर पा रहा है और ना ही किसी भी तरीके का असिस्ट कर पा रहा है। जिस वजह से एक ही टाइम पे काफी सारे ख्याल चल रहे होते हैं साई के मन में कि वो कैसे जीतेगा, किस तरीके से अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगा। लोकी और ह्यूगो अलग ही लेवल पे हैं और ऐसे ही काफी ज्यादा डिप्रेसिंग थॉट्स चल रहे थे। लेकिन स्टिल इसागी ये रियलाइज करता है कि इतने डिप्रेसिंग थॉट्स के बावजूद वो समहाउ एक्साइटेड महसूस कर रहा है अंदर से, क्योंकि जिन हार्ट बीट्स को वो डर समझ रहा था वो उसका डर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट की वजह से हो रहा है। जिस वजह से इसागी थोड़ा हेजिटेट करने लग जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्या मैं पागल हो रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन तभी इसागी रियलाइज करता है कि नहीं, उसके साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी कई बार उसने यही चीज फील की है। और ऐसा जनरली तभी होता है जब इसागी को एक नया प्लेयर मिलता है जिसको कि वो सरपास करना चाहता है। और क्योंकि फर्स्ट हाफ के खत्म होने तक इसागी रियलाइज कर चुका था कि ह्यूगो कितना ज्यादा इनक्रेडिबल है, तो अब वो उसे सरपास करना चाहता है। और यही चीज इसागी के माइंड में क्लिक कर जाती है, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट से अभी तक जो भी प्लेयर्स इसागी से मिले हैं, जो कि नंबर 1 पे थे या फिर उससे बेहतर थे, जिनको कि वो सरपास करना चाहता था, तो वो अपने मन में उन प्लेयर्स को नंबर 1 ही मानता था और उनको सरपास करने के लिए जो हद से हद हो सके वो सब कुछ करता था इसागी। बट नियो ईगोइस्ट लीग के एंड होने के बाद सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि वो रियलिटी में नंबर 1 प्लेयर बन चुका था, जिस वजह से उसका माइंडसेट ही शिफ्ट हो गया। वो नंबर 1 को डिफीट करने के लिए नहीं सोचने लगा था, वो नंबर 1 के टाइटल को सेफ कैसे रखे, हमेशा नंबर 1 पे कैसे बना रहे, इसी चीज के बारे में सोचा करता था। और इसी वजह से तो कुछ भी उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका माइंडसेट और जिस चीज में वो अच्छा है यानी नंबर 1 को डिफीट करने में, ये दोनों सिंक ही नहीं थे। जिस वजह से वो मान भी लेता है कि हाँ, वो नंबर 1 नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ह्यूगो की जो थ्योरी है वो 99% सही है। बट 1% जहाँ पे ह्यूगो गलत हो गया, इसागी की सूटेबिलिटी को उसने गलत समझ लिया, वो है उसकी ईगो, कि क्या चीज उसे फायर अप करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईगो कितना ज्यादा भरोसा कर रहा था ब्यूलॉक की टीम पे। वो अभी भी मानता था कि अगर सिर्फ अपने गोल के लिए ब्यूलॉक की टीम खेलेगी तो फर्क नहीं पड़ता कि वो जीतते हैं या फिर हारते हैं। इसके बाद हम सारे ब्यूलॉक के प्लेयर्स को देखते हैं जो कि काफी तगड़े टीम वर्क के साथ आगे बढ़ रहे थे। और क्योंकि इन सब को लीड कर रहा था कराजू, तो उसी को रोकने पहुंच जाता है फ्रांस का ये प्लेयर। लेकिन इस बार उसको सपोर्ट करने के लिए ओटोया था, जिसको कि कराजू पास करता है। और क्योंकि ओटोया को अभी अडेप्ट नहीं करा था फ्रांस की टीम ने, तो इसी चीज का वो फायदा उठाता है,
अपनी तगड़ी स्किल्स का यूज करके फ्रांस की टीम के प्लेयर्स को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है, जिसके बाद ये प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओटोयान को पास करेगा लेकिन नहीं, ओटोया तो अपने गोल के लिए भाग रहा था और ये चीज कराजू को भी पता थी, बट शायद लोकी को भी ये चीज पता थी, तो इसलिए वो आसानी से ओटोया की उसके को रोक देता। और ये चीज करना इतनी आसान नहीं थी क्योंकि लोकी ने किक मारने के बाद एक्शन लिया था और किक मारने के बाद ही बॉल को आगे बढ़ने से रोका था, और यही चीज कराजू, ह्यूरी और ओटोया को सरप्राइज कर देती है, जिसके बाद अगेन बॉल पहुंचने वाली होती है ह्यूगो के पास, एंड इसके बाद फिर से वही साइकिल रिपीट होने वाली थी। ह्यूगो तगड़े तगड़े मूव खेल के कुछ ना कुछ करके लोकी के पास बॉल पहुंचाएगा एंड लोकी गोल स्कोर कर देगा। 100% यही चीज होने वाली थी, बट ऐसा होने से रोक देता है अपना सागी, क्योंकि वो ह्यूगो के पास बॉल पहुंचने से पहले ही उस बॉल को रिसीव कर लेता है, और ऐसा करते हुए सागी क्लियर एंड कट बोल देता है ह्यूगो से कि सुन बे, यू कंसल्टेंट बास्टर्ड, आई एम नॉट नंबर 1 बट आई एम ऑल्सो नॉट अ सेकंड बेस्ट प्लेयर, आई एम अ रिबेल, जो कि फील्ड पे प्रेजेंट बेस्ट प्लेयर को डिवोर करके शाइन करता है, एंड दैट्स माई सूटेबिलिटी। बट यार अगेन ईसाई के ऐसे मूव के बावजूद ह्यूगो जरा सा भी शौक नहीं लग रहा। अब आई डोंट नो इसका मुंह ही ऐसा है या फिर एक्सप्रेशन लेस है ये कम्प्लीटली, कि ईसाई के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज कैसे हो गए और क्यों वो ईसाई के अंदर से बहुत ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन महसूस कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी ह्यूगो के लिए कि आखिर इसागी वहां पे पहुंचा कैसे, क्योंकि इसागी ऐसा तभी कर सकता था जब उसे पता हो कि उनका गोल स्कोर करने का तरीका काम नहीं करेगा और वो इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ था। लोगी ने गोल स्कोर करने का चांस इंटरसेप्ट कर दिया था ब्लू लॉक का। खैर जो भी हो, ह्यूगो को ये जरूर पक्का था कि अभी वो फिलहाल गोल से काफी ज्यादा दूर है, तो वो शूट तो नहीं करेगा, जिस वजह से उसके पास 2 चॉइस बचती हैं, या तो वो ड्रिबल करे या फिर वो इनमें से किसी स्ट्राइकर को पास करे गोल स्कोर करने के लिए। और क्योंकि साई की ड्रिबलिंग कैसी है हम सबको पता है, ह्यूगो को भी पता थी, इसलिए ज्यादा चांसेस उसके पास करने के ही लग रहे थे, और वो पास करता भी है, लेकिन इन तीनों को नहीं, कराजू को, जो देख के ह्यूगो और कराजू के साथ साथ बाकी के प्लेयर्स भी शॉक्ड, क्योंकि ऐसा करने का मतलब था कि इसागी कराजू के सिस्टम में घुसना चाहता है और सेकंड बेस्ट प्लेयर बनने को तैयार है, जिस पर कराजू खुश, क्योंकि फाइनली जो वो चाहता था वो उसने किया, डीमन किंग को घुटनों पे ला दिया, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड डुओ था, इसलिए सारे फ्रांस के प्लेयर चौकन्ना होने की कोशिश करते हैं और एडेप्ट करने की कोशिश करते हैं इन दोनों की टीम को। लेकिन एक बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं था इसागी के इस एक्शन से, जो कि था रिन, क्योंकि इसागी ने उसे छोड़ के कराजू को चुना है गोल करने के लिए और उसे साइड हटा दिया। और बंदे को तो गुस्सा आएगी क्योंकि उसे सेम फीलिंग आ रही थी जैसा कि उसके भाई ने किया था, नंबर 1 छोड़ के बेस्ट मिडफील्डर बनने के लिए भागने लगा था, वही चीज इसागी कर रहा है, नंबर 1 का सपना छोड़ रहा है, एटलीस्ट ऐसा रिन को लगता है, और उसे फील होने लगता है कि फिर से उसे अकेला छोड़ दिया गया है। एंड आई एम प्रीटी श्योर इस चीज की वजह से रिन की जो खासियत है, यानी उसका बजक मूड, वो बाहर निकल के आएगा। एंड पता नहीं क्यों, भले ही 2 मिनट बचे थे मैच खत्म होने में, लेकिन मुझे फील आ रही थी कि ये सब लोग ट्राई करेंगे गोल करने की, लेकिन एट द एंड अगर गोल होगा ब्लू लॉक की तरफ से तो करने वाला रिन ही होगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि मैच खत्म होने में क्योंकि सिर्फ 2 मिनट बचे तो सारे लोग काफी डेस्परेट हो रहे थे इस मैच का रिजल्ट जानने के लिए कि आखिर कौन जीतेगा, क्योंकि भले ही 2 मिनट बचे थे लेकिन ब्लू लॉक की टीम पूरी कोशिश कर रही थी मैच को टाई करने की। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूगो फिर से साई के पीछे से आता है और उससे ये बोलता है कि मैं इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था, यू फाइनली चूज योर डेस्टिनी, और सेकंड बेस्ट बनने के पीछे अब तुम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है मैं इतना ज्यादा क्यों कोशिश करता हूँ सामने वाली टीम को इम्प्रूव करने की, उनकी डेस्टिनी और उनकी सूटेबिलिटी समझाने की? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मेरा ड्रीम है 4 बार वर्ल्ड कप जीतना, जो कि कोई छोटा मोटा ड्रीम तो है नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रीम पूरा करने के लिए फ्रांस को स्ट्रॉन्ग राइवल्स चाहिए, सो डेट फ्रांस की टीम हर बार लेवल अप कर सके। और ऐसा करने के लिए जिन भी प्लेयर्स, जिन भी टीम से वो कम्पीट करेंगे, उन सबका अपनी अपनी डेस्टिनी को फॉलो करना जरूरी है, तभी वो अपने प्राइम में खेल पाएंगे। एंड जापान, यू पास इन दैट कैटेगरी। और अब असली मजा आएगा इन अ शोडाउन बिटवीन टीम्स ऑफ परफेक्ट सूटेबिलिटी, जिस पे साई बिल्कुल चुप हो। और हम सब जानते हैं कि साई का चुप होने का मतलब है कि बंदा कुछ तो तगड़ा प्लान कर रहा है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इसागी दूसरी डायरेक्शन में जाता है और ह्यूगो कराजू की तरफ बढ़ता है बॉल को स्टील करने के लिए। लेकिन ये करना आसान नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि कराजू सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स को पास नहीं कर रहा था, अपने सिस्टम में प्रेजेंट जितने भी प्लेयर्स थे उन सबको पास करके आगे बढ़ रहा था। एंड ह्यूरी रियलाइज करता है कि सिर्फ एक प्लेयर यानी साई के जुड़ने से कराजू का सिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। एंड कराजू समाओ
सेम सिचुएशन क्रिएट कर देता है ह्यूरी के लिए, जैसा कि उसने अपने पहले गोल में किया था। और क्योंकि पिछली बार ह्यूरी ने गोल किया था तो इस बार भी उसे लगता है कि वो गोल कर सकता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि नहीं, इस बार पिछली बार से ज्यादा चांसेस हैं उनके गोल करने के, क्योंकि इस बार उसके खुद के गोल करने के चांसेस तो हैं ही साथ 2 और प्लेयर्स को पास करने के चांसेस हैं, जो कि थे शीदो और बारो। लेकिन यार इतनी भी जल्दी नहीं, क्योंकि सामने वाली टीम फ्रांस की टीम थी, वो लोग आसानी से ये सारे ऑप्शन को एक झटके में खत्म कर देते, क्योंकि बारो को रोकने पहुंच जाता है ह्यूगो, शीदो को रोकने पहुंच जाता है चार्ल्स, और खुद ह्यूरी को रोकने पहुंच रहा होता है लोकी, ये बोलते हुए कि भले ही इस बार तुमने ज्यादा ऑप्शन बना लिए हो, लेकिन स्टिल यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ अस। क्योंकि एक रियल ईगोइस्ट को चांसेस दिए नहीं जाते, वो खुद के चांसेस क्रिएट करता है। और लोकी की इतनी ज्यादा खतरनाक एंट्री देख के कराजू और ह्यूरी ये दोनों शॉक्ड, क्योंकि कुछ ही मूवमेंट पहले उसके पास इतने सारे ऑप्शंस थे, लेकिन अब उनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है गोल करने के लिए। और इतनी स्पीड से उसके सारे ऑप्शन खत्म करना कोई नॉर्मल बात नहीं थी, इसलिए ह्यूरी काफी शॉक में चला जाता है और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, सोच ही नहीं पा रहा था बंदा। और वो और भी ज्यादा घबरा जाता है जब उसे समझ में आता है कि उससे लग रहा था कि वो एक स्टेप आगे चल रहे हैं, बट फ्रांस की टीम ऑलरेडी तैयार थी सेम तरीके के गोल के लिए। एंड इतने में लोकी उनके सामने पहुंच के उनका गेम ओवर कर देता, एटलीस्ट ऐसा उसे लगता था, क्योंकि बगल से एंट्री लेता है एसागी, क्योंकि अगेन एसागी को अंदाजा आता है इतनी आसानी से वो फ्रांस के अगेंस्ट में गोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए बंदा अलग ही अलग चल रहा था इस पूरे सिस्टम से। क्योंकि भाई ऑब्वियसली एसागी ने बोला था नहीं कि वो कराजू के सिस्टम को फॉलो करेगा, बस उसने ऐसा तब तक किया जब तक उसका फायदा था। और अब क्योंकि वो अकेला गोल कर सकता है, सारे के सारे प्लेयर्स बाकी ब्लॉक प्लेयर्स को रोकने में बिजी हैं, तो इसलिए वो ह्यूरी से पास मांगता है। लेकिन ये सारी चीजें होता हुआ देख रहा था ह्यूगो, बारो और शीदो को इरिटेटेड दिखाते हुए, क्योंकि ये दोनों कराजू के सिस्टम में पहले से काम कर रहे थे। बट इन दोनों को रोकने पहुंच जाते हैं ह्यूगो और चार्ल्स, एंड ह्यूरी जो गोल करने वाला था उसे रोकने पहुंच गया था लोकी, लेकिन एसागी बिल्कुल फ्री था। और ये चीज कराजू तो समझता ही है, साथ ही साथ ह्यूरी भी समझ जाता है, इसलिए कोई और रास्ता ना दिखने पे एसागी को ही पास कर देता है। और ये पास इतनी सूटेबल जगह पे था कि एसागी यहाँ से आसानी से गोल कर सकता था, और ये चीज गोली को भी समझ में आ रही थी, इसलिए उसकी फट रही थी। बट क्या है ना, ह्यूगो भी पास में ही प्रेजेंट था, इसलिए वो बारो को छोड़ के एसागी को रोकने पहुंचता है। यू यूज्ड एवरीथिंग, हाँ तुमने अपने गोल के लिए कराजू का सिस्टम भी ज्वाइन कर लिया, या फिर तुम रियलिटी में एक सेकंड बेस्ट प्लेयर बनने की ओर बढ़ रहे हो और एक तगड़े पास के साथ अपनी टीम को जिताना चाहते हो। आखिर तुम करने की सोच क्या रहे हो? शो में एसागी योइची, आखिर किस तरीके की डेस्टिनी चूज करी है तुमने अपने लिए? जिसपे एसागी तगड़े रिप्लाई के साथ बोलता है, इट्स नाइदर ऑफ दोज डम्बेस। जिसपे फर्स्ट टाइम ह्यूगो शॉक्ड, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं नंबर 1 हूँ या फिर नंबर 2 हूँ, मुझे बस तुम्हें क्रश करना था इन अ बैटल ऑफ लक। और इसी के साथ एसागी तगड़े तरीके से स्पिन करता है, ह्यूगो की तरफ अपनी बैक करता है, बॉल को रिसीव करने के लिए तैयार होता है। लेकिन इस सब के दौरान ह्यूगो अगेन शॉक्ड कि आखिर ये बंदा करना क्या चाह रहा है, मेरी तरफ बीट करके इसे क्या हासिल होगा। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि कुछ इसी तरीके से एसागी ने गोल किया था नाइजीरिया के अगेंस्ट में, तो शायद फिर से एसागी उसी तरीके का गोल करने वाला है। और इसी दौरान एसागी जवाब में बोलता है ह्यूगो से, तुम नहीं कहा था ना कि ब्यूलॉक अभी तक सिर्फ मेरे उस 1% लक की वजह से जीतता हुआ आया है, तो लेट्स सी यू आर राइट और रॉन्ग। एंड ये बोलने के बाद ह्यूगो को समझ में आ जाता है कि भाई अब तो खेल खत्म, ही गॉट मी दिस टाइम। तो ब्यूलॉक का चैप्टर 346 का पार्ट 2 आ चुका है, और एग्जैक्टली जैसा मैंने बोला था पिछली वीडियो में वैसा ही हुआ है। सभी को लग रहा था कि एसागी का शाइनिंग मोमेंट आ गया है, अब वो गोल करेगा, लेकिन मैंने पहले ही बोला था रेन काफी टाइम से नहीं दिखा है, और कुछ टाइम पहले हमें उसे काफी गुस्सा होते हुए देखा था, बर्जक फॉर्म में जाते हुए देखा था, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि एंड मोमेंट पे रेन एंट्री लेगा, और वैसा ही इस चैप्टर में होता है। और साथ ही साथ चैप्टर के एंड में कुछ ऐसा होता है कि हम ह्यूगो को दूसरी बार सरप्राइज होते हुए देखते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग एग्जैक्टली वहीं से होती है जहाँ पर कि पिछला चैप्टर एंड हुआ था, यानी एसागी के लक के साथ खेलते हुए, यानी एक बहुत बड़ा गेमबल खेलते हुए। क्योंकि जिस पोजीशन में एसागी खड़ा था वहां पर सिर्फ उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो ट्रैप करने के बाद लेफ्ट की तरफ जाए या फिर ट्रैप करने के बाद राइट की तरफ जाए। और क्योंकि ये सब कुछ इंस्टेंटली होगा तो ह्यूगो को भी पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस तरफ जाएगा, और अगर एसागी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो एसागी 100% गोल कर देगा। और यही चीज एसागी और ह्यूगो इन दोनों को समझ में आ रही थी, इसलिए
इसागी चैलेंज करता है कि तू बहुत डेस्टिनी की या फिर सूटेबिलिटी की बातें करता है ना, लेट्स सी लक के बैटल में तू मुझसे जीत पाता है कि नहीं, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू डिवोरिंग द बेस्ट मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता। जिसपे ह्यूगो एक्साइटेड, साथ ही साथ ब्लूलॉक की टीम के प्लेयर्स भी, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था इसके बाद क्या हुआ, और क्योंकि मैच खत्म होने में टाइम भी बहुत कम बचा था तो ये लास्ट चांस भी था ब्लूलॉक का गोल करने का और इस मैच को टाई करने का। इसलिए ह्यूगो के लिए भी काफी ज्यादा आसान था इसागी के साथ लक की बैटल करना, और वैसे उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि उसे भी समझ में आ रहा था किसी भी तरीके की ट्रिक या फिर चालाकी काम नहीं करेगी इस मोमेंट पे, बिकॉज राइट नाउ इट्स अ टोटल गैम्बल ऑफ डेस्टिनी। एंड गेस व्हाट, अपना इसागी इस बैटल को जीत भी जाता है क्योंकि ह्यूगो दूसरी तरफ रोकने जाता है उसे, लेकिन इसागी बॉल को ट्रैप करके दूसरी तरफ फेंकता है, जिसपे ह्यूगो कंप्लीटली शॉक्ड, क्योंकि जिस डेस्टिनी का भाषण दे रहा था वो पूरे मैच में इसागी को, उसी डेस्टिनी ने उसे हरा दिया। और इसी के साथ इसागी बड़े ही बैडस तरीके से बोलता है, आई विन ह्यूगो, बो टू माई लक। और जब ऐसा लग रहा था कि इसागी अब तो गोल आसानी से कर ही देगा, तभी एंट्री होती है रिन की, जो कि सबों को शॉक कर देती है, और बॉल को छीनने की कोशिश करते हुए रिन इसागी से बोलता है, तुम्हें क्या लगा इसागी, तुम मुझसे बच जाओगे और मुझको यूज करके मुझे पीछे छोड़ दोगे, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। और रिन को यहाँ पे अचानक से देख के इन दोनों का रिएक्शन तुम देख ही सकते हो। मुझे तो ह्यूगो के लिए लग रहा है बंदे को शौक पे शौक मिले जा रहे हैं, लेकिन इसागी यहाँ पे हार नहीं मानता, वो अभी भी गोल करने की कोशिश करता है और एक साथ ये दोनों बॉल को किक करते हैं। और जब ये बॉल बारो और शीदो के बीच से निकलती है तो ऐसा ही फील होता है कि गोल हो जाएगा, क्योंकि प्लेयर्स को तो छोड़ो गोलकीपर भी इस बॉल को नहीं रोक पाता है। बट बॉल जाके टकराती है पोल से, और इस रिबाउंड के लिए सबसे पहले रिएक्ट करता है लोकी, तुरंत ही बॉल को रिसीव करता है और बड़े ही बैडएस तरीके से बोलता है, बाय बाय ब्लूलॉक। और ये चीज होता हुआ देख के सारे ब्लूलॉक प्लेयर्स की फटके चार, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये मैच उनके हाथ से निकल चुका है। और मुझे लग रहा था कि ब्लूलॉक की टीम रोकने की कोशिश करेगी लोकी को, लेकिन एक प्लेयर भी नहीं रोक पाता लोकी को, जबकि लोकी 6 ब्लूलॉक प्लेयर्स को चकमा देते हुए उनके गोल की तरफ बढ़ता है। और ये चीज होता हुआ देख के इसागी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि जैसा वो चाहता था वैसा हुआ। उसने ह्यूगो को बैटल ऑफ लक में चुनौती दी एंड 1-on-1 बीट भी किया, लेकिन स्टिल उसका सारा का सारा प्लान तबाह हो गया सिर्फ एक बंदे की वजह से, जो कि था रिन, जिसने बीच में एंट्री मार के सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। और इसागी 100% श्योर है कि अगर रिन वहां पे ना होता तो इसागी गोल पक्का कर पाता, लेकिन तभी इसागी रियलाइज करता है ईगो की बात को, जिसने की कहा था कि तुम सब स्ट्राइकर्स हो, इसलिए अपने गोल के लिए खेलो। और ये सिचुएशन इसागी को क्लियर करती है कि कराजू पूरे मैच में क्या बोलता हुआ आ रहा है और क्यों ईगो के लॉजिक की वजह से ही वो इस मैच को हारने वाले हैं, क्योंकि रिन ने ईगो की बात ही फॉलो करी थी, उसने ऐसा तो कुछ गलत किया नहीं। इतने में हम देखते हैं कि लोकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी तोड़ देता है ब्लूलॉक की, जो कि था आएगू, और बड़े ही क्रेजी तरीके से एक और गोल कर देता है। यानी ब्लूलॉक की टीम फ्रांस की टीम से 2 गोल से हारती है। और उसके बाद हमें कमेंटेटर के थ्रू ही पता चलता है कि 6 प्लेयर्स को चकमा देते हुए, पूरे डिफेंस को तोड़ते हुए फ्रांस ने एक और गोल कर दिया है और अपने आप को किंग साबित कर दिया है। और इस पे जहाँ फ्रेंच लोग काफी खुश थे, वहीं जापानीज पीपल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे थे। नॉट बिकॉज कि जापान हारी थी, बट बिकॉज किस तरीके से हारी थी, सिर्फ 2 स्ट्राइकर्स की लड़ाई की वजह से। एंड इसके बाद पूरी की पूरी जापान टीम डिप्रेस्ड, क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से हारे हैं, जबकि फ्रांस टीम सीरियसली खेली भी नहीं है अभी तक। बस इतना तुम कह सकते हो कि ह्यूगो थोड़ा बहुत सीरियस होकर खेला है एंड में, जबकि लोकी तो जरा सा भी सीरियस नहीं हुआ, लेकिन स्टिल उसने अपनी परफॉर्मेंस से सबको चुप कर दिया। इसके बाद हम लोकी को और ह्यूगो को जाते हुए देखते हैं, जिसपे लोकी आवाज ही ले रहा था। लिटरली बंदे को नींद आ रही थी इतने तगड़े मैच को खेलने के बाद। और अगर तुम थोड़ा भी फोकस करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ब्लूलॉक की टीम के सारे प्लेयर्स कितने ज्यादा थक गए, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, लेकिन लोकी बंदे को थोड़ा बहुत पसीना तक भी नहीं आया है। और सेम केस ह्यूगो के साथ है। अब ऐसा नहीं है अगर तुम फुटबॉल मैच खेलते हो तो तुम्हें पसीना नहीं आता, ये बस ब्लूलॉक की मांगा में स्ट्राइकर की सीरियसनेस शो करने का तरीका है कि वो कितना ज्यादा सीरियसली खेला है। खैर जब लोकी और ह्यूगो जा रहे होते हैं तो लोकी ह्यूगो से बोलता है कि चलो चलते हैं। मुझे अंदाजा ही था कि इस मैच में ज्यादा मजा नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि ब्लूलॉक का इतना ज्यादा हल्ला मच रहा था तो मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड तो था, बट इट वॉज यूजलेस। जिसपे ह्यूगो भी एग्री करते हुए बोल देता है कि हाँ, अगर किसी टीम में खुद के प्लेयर्स एक दूसरे से कम्पीट करेंगे तो सामने वाली टीम से कम्पीट करने की जरूरत ही क्या है। जिस वजह से भले ही इन ईगोइस्ट की 1-on-1 स्किल्स काफी अच्छी हो, लेकिन अगर ऐसे ही माइंडसेट के साथ ये खेलते रहे तो इनका वर्ल्ड कप में जीतना तो इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ ह्यूगो वहां से चल देता है ये बोलते हुए, सो लॉन्ग ब्लूलॉक,
लगता है तुम भी एक कॉग थे मेरी डेस्टिनी के, और शायद से हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। जिस पे तुरंत ही पीछे से आवाज आती है, सो लॉन्ग माई एस। मेरे लक ने तुझे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और तेरे सारी की सारी थ्योरीज को गलत प्रूफ कर दिया, और तुझे भी ये चीज पता है। इसलिए ब्यूलॉक भले ही हारा हो, लेकिन तेरी जो थ्योरीज है वो भी फुल ऑफ शिट है। तो इसलिए ये समझने की गलती मत कर कि तू अपनी इन्हीं थ्योरीज के साथ एक बार नहीं 4 बार वर्ल्ड कप जीत जाएगा, क्योंकि आज इस मैच में तू मेरे सिर्फ एक लक से हार गया है। इसलिए वर्ल्ड कप का सपना छोड़ दे, यू सेकंड बेस्ट बास्टर्ड। अब टू बी ऑनेस्ट, ऐसी बातों के बाद मैं ह्यूगो को काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए इमेजिन कर रहा था, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन ह्यूगो इज डिफरेंट। बंदा कूल माइंडेड रहते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ इसागी को उंगली दिखाते हुए वहां से चला जाता है। एंड दैट्स हाउ ये चैप्टर एंड होता है। अब रही बात साई तोशी की, तो वो आने वाले मैचेस में ज्वाइन करने वाला है ब्यूलॉक को, हम सबको पता है। और उसकी एंट्री के साथ ही ब्यूलॉक की ये प्रॉब्लम खत्म होगी कि एक दूसरे से ही कम्पीट कर रहे हैं सारे के सारे प्लेयर्स। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम चलती रही ब्यूलॉक के साथ, तो वर्ल्ड कप जीतना तो छोड़ो, ये अगले मैच में फिर हार जाएंगे और वर्ल्ड कप से बाहर ही हो जाएंगे। क्योंकि ब्यूलॉक की टीम में सिर्फ एक ऐसे प्लेयर की कमी है जो कि खुद को स्ट्राइकर नहीं मानता हो, लेकिन साथ ही साथ खुद को कोई छोटा प्लेयर भी नहीं मानता हो, और ब्यूलॉक के सारे प्लेयर्स उसकी रेस्पेक्ट करते हो। ऐसा एक भी प्लेयर नहीं है ब्यूलॉक में, लेकिन साई तोशी वैसा ही प्लेयर होगा। एंड ही विल चेंज ब्यूलॉक कम्प्लीटली, क्योंकि जब साई तोशी किसी को भी पास करेगा तो सारे के सारे प्लेयर्स को भरोसा होगा कि कुछ ना कुछ सोच के ही साई तोशी पास कर रहा है, इसलिए उससे कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। एंड दैट्स हाउ पूरी की पूरी ब्यूलॉक की टीम, जो अभी तक टीम की तरह खेल ही नहीं पा रही है, साई तोशी के एंटर करने के साथ एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी, एक तगड़े टीम वर्क के साथ खेलेगी। एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है। और नागी भी तो है, उसने भी तो एंट्री नहीं करी है अभी तक ब्यूलॉक टीम में। तो तुम खुद सोचो, साई और नागी जब ये दोनों ज्वाइन कर लेंगे ब्यूलॉक की टीम को, एंड आफ्टर दैट जब फ्रांस की टीम से कंपटीशन होगा, असली मजा तो मैच का तब आएगा। अब यही चीज है मेरी थ्योरी है। बाकी तुमको क्या लगता है, लेट मी नो इन कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आओ।